स्ट्रेस का आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है? इंडिया का डेटा बताता हूँ। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, मेरे आंसर करते करते 2 लोगों को हो गया। क्या कह रहे हो आप? हाँ, माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक नहीं है, न्यूरोवैस्कुलर कंडीशन है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से ये सब कुछ होता है, ये एक प्रॉब्लम है। पीपल आर ऑब्सेस्ड। क्या IQ भी इज प्रीडिफाइंड या फिर IQ कैन बी इंक्रीज्ड विद एज विद सम ट्रेनिंग? दुनिया के सबसे बड़े अमीरों को देखो आप, पढ़ाई से इंटेलिजेंस आती होती तो वो स्कूल ड्रॉप आउट्स या कॉलेज ड्रॉप आउट्स ना होते। हाउ डू आई गेट टू नो कि मुझे एल्जाइमर के सिम्टम्स हैं? सोने के टाइम हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स, जिसमें से एक मेजर हार्मोन होता है हार्मोन। आपने सुना होगा ओरल हाइजीन के बारे में, बॉडी हाइजीन के बारे में। आपने कभी स्लीप हाइजीन के बारे में सुना है? साइंटिफिकली आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते। मल्टीटास्क मीन्स हाउ डू यू। हमारे शरीर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अंग हैं, एक तो दिल जो धड़कता है और एक जो दिमाग जो चलता है। किसी का नहीं चलता। अगर चलाना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ओवर हियर वी अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन वर्क्स। एक ऐसा सिस्टम जो कि इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, बट द वे इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड इन दिस पॉडकास्ट, यू विल बी अमेज्ड। मैंने कभी भी इतने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सब्जेक्ट को इतनी सरल भाषा में नहीं सीखा। एंड आई वुड से डॉक्टर विनीत, मोर देन डॉक्टर, ही वॉज अ टीचर फॉर मी। यू विल लव हिम। जितनी सरलता के साथ उन्होंने इस टॉपिक को समझाया है वो काबिल तारीफ है। एंड आई वुड से दिस एवरी सिंगल टाइम आई एम ऑन रिकॉर्ड। इस पॉडकास्ट को देखना क्यों ज़रूरी है? ब्रेन हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो सो दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट, साइंटिफिकली, लॉजिकली। आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको कैसे बेटर कर सकते हो, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसे कैसे बेटर कर सकते हो, एंड ओवरऑल आप एक बेटर लाइफ कैसे जी सकते हो। हम इस रेस में तो हैं कि हमको सबसे एफिशिएंट बनना है, सबसे प्रोडक्टिव बनना है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे काम करना है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग भूल रहे हैं। And through this podcast, you'll understand the depth of it. If you haven't subscribed to this channel, please do it right. अगर आप चाहते हो कि आपको OMG conversations बार बार मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ, there's an amazing podcast just for you, then do subscribe to this channel and you would love it to the core. Also, एक और रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को ना अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजना, हर उस परिवार मेंबर से शेयर करना, हर उस इंसान से शेयर करना जिससे आप थोड़ा सा भी प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। एक वो इंसान जो नींद पूरी नहीं ले रहा है, अपनी हेल्थ को ख़राब करता जा रहा है। अगर एज अ पेरेंट देख रहे हो, अपने बच्चों को भेजो। अगर बच्चे देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को भेजो, बट शेयर इट सो दैट समवंस लाइफ, समवंस हेल्थ कैन इम्प्रूव. Go ahead, subscribe to this channel and share this video with someone whom you love and care for. सो ये मेरा इस वीक का 5th पॉडकास्ट है. एवरी पॉडकास्ट गोज़ फॉर अराउंड 2 or 3 hours. उससे पहले 2-3 घंटे, उसके बाद 2-3 घंटे एंड दी अदर वर्क. सो आई एम स्लीप डिप्राइव्ड. मैं पिछले कुछ दिनों से 4-5 घंटे सो पा रहा हूँ. रिसर्च कहती है कि अगर आप 4 घंटे सोते हो ऑन एन एवरेज, तो योर ब्रेन फंक्शंस एज इफ इट इज़ ड्रंक. कि 2 दिन तक ब्रेन ऐसे एक्ट करता है कि ही इज़ हाई. क्या ये सही है? बिल्कुल. सो बिना पिए नशा होता है. बिना पिए नशा होता है. व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन इज ड्रंक? कैसे बोलते हो आपकी कोई पिया हुआ है? उसका वो बहकी बहकी चाल, बहकी बहकी बातें, माइंड कंट्रोल में नहीं होता है. एग्जैक्टली. सो क्या ये प्यार तो नहीं है? हाँ, एग्जैक्टली. सो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है. हाँ जी. यू कैनॉट इवन वॉक स्ट्रेट. आप चल नहीं पा रहे हो, तो तब आप बोलते हो बंदा पिया हुआ है, नशे में है. सो अगर आप नहीं सोते हो, सो व्हाट हैपन्स इज दैट योर ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग टू द कैपेसिटी जहाँ पे उसको काम करना चाहिए. जितनी उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसकी पावर है, उतना वो ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है. बिकॉज ब्रेन को रीजनरेट करने के लिए, अपनी वर्किंग कैपेसिटी को पूरी तरह से ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेन को रीजनरेट होने दें. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल. मैं आपको बोलूं कि आप गाड़ी चलाओ,
चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, आपको गाड़ी बंद नहीं करनी है, चलाते रहो चलाते रहो, यू विल नॉट स्विच ऑफ द इंजन, आप इंजन बंद ही नहीं करोगे, चलने दो, तो आपको लगता है कि गाड़ी कब तक चलेगी, ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। उसको पॉज करने के लिए टाइम चाहिए ना। आप एसी भी हम चलाते हैं, अभी गर्मी आएंगी बहुत एसी, जब ज़्यादा एसी चल जाता है तो एसी अपने आप थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए और फ्यूल भी चाहिए। फ्यूल भी चाहिए, तो ऐसे ही ब्रेन को चाहिए। और वो फ्यूल क्या देता है उसको, वो फ्यूल है उसके लिए स्लीप। अगर आप नहीं सोते हो, प्रॉपर नहीं सोते हो, टाइमली नहीं सोते हो, अपनी नींद पूरी नहीं करते हो, तो जो आपका ब्रेन का जो वियर एंड टियर है, जो रिपेयर उसको चाहिए, जो उसको फ्यूल चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। और जब वो उसको नहीं मिलेगा तो ब्रेन कभी भी अपनी कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, एंड यू फील लाइक कि आप ड्रंक हो, जो आपने बोला कि ऐसे लगता है कि अगर आप 4 घंटे, हैंगओवर, मतलब आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो बट स्टिल बहुत एफर्ट लग रहा है। बहुत एफर्ट लग रहा है, और ऐसा लगता है आप एक ट्रांस स्टेट में हो, आप सब कुछ कर रहे हो बट वो जा नहीं रहा दिमाग, जा नहीं रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, जो जिस फोकस से आप काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। और स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जैसे प्रोफाइल्स में, डॉक्टर्स में, क्योंकि आपको जब आप काम कर रहे हो और आप कुछ बहुत ही बारीक महीन काम कर रहे हो, बहुत क्रिटिकल काम कर रहे हो, किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो सर्जन, हाँ, एज ए सर्जन, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बिल्कुल। एंड मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। दैट्स द आयरनी। या दैट्स द आयरनी अबाउट इट। और हम सब लोगों को बताते हैं कि हमें सोना चाहिए, एंड डॉक्टर्स आर द पीपल हु आर मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड। सो अगर आप सो नहीं रहे हो तो आपका फोकस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कुछ सही नहीं होगा। विद द रिजल्ट आप सही से काम नहीं कर पाओगे। आई रेड समवेयर कि ऐसा कहा गया है कि रात को सोते समय ब्रेन डिटॉक्स करता है अपने आप को। बिल्कुल। क्या मतलब है इसका एक आम भाषा में? जब भी हम ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेन में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जो ब्रेन में सिग्नल्स बनते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स, हार्मोन्स, जिनको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इफ़ यू कुड सिंप्लीफाइड विद एन एनालॉजी। हाँ, सो फॉर एग्जांपल आपको घर में पंखा चलाना है तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए आपके घर में, फिर एक बटन चाहिए, उस बटन का ऊपर कनेक्शन चाहिए, वायरिंग चाहिए, और आपका इधर से करंट आ रहा है, आपके वायर में आ रहा है, उधर से करंट रिलीज़ हो रहा है। बिल्कुल। तो ब्रेन आप समझ लो हज़ारों करोड़ों, आप फ़ोन के तार देखते हैं ना, छोटे छोटे हज़ारों करोड़ छोटे, तो आप ऐसे समझो हज़ारों करोड़ों अरबों तार हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, और उसमें लगातार करंट चल रहा है, लगातार करंट चल रहा है, लगातार करंट चल रहा है। इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग। सो अगर आपको ब्रेन को अगर यूज़ करते रहोगे, ऐसे ही यूज़ करते रहोगे, कंटिन्यूस फंक्शन कर रहा है, तो कितने दिन तक काम कर देगा, नहीं कर पाए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगा ब्रेन में, फ्यूज़ उड़ जाएगा, यूँ बोलो, बिल्कुल फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो अगर आपको फ्यूज़ उड़ने से बचाना है तो आपको क्या करना है, उसको रेस्ट देना है। अब होता क्या है, जब भी हम सोते हैं तो जो ब्रेन है उसके अंदर ये सारे केमिकल्स आपको लगातार चाहिए, लेकिन केमिकल बनने के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए। केमिकल्स कैसे होते हैं? केमिकल समझ लो आप, सेरोटोनिन आपने सुना होगा, डोपामीन, ये केमिकल्स मान लो, जैसे आप कैफीन है जी, कॉफ़ी में यूज़ होता है, चाय में थिएटिन होता है, ये भी केमिकल है। तो ऐसे ही हज़ारों केमिकल ब्रेन के अंदर। गॉट इट। और वो जो केमिकल हैं तो वो उनके बनने के लिए भी तो आपको समय चाहिए, उसको सिंथेसाइज होने के लिए, उसको रिप्लेनिश होने के लिए। मानो उसका स्टोर है आपके पास 1000 लीटर पानी है, और आपने टंकी लगाई और खोल के सब चालू कर दिया, बहाए जा रहे हो, और आपके पीछे से पानी आ ही नहीं रहा, टंकी खाली हो गई, सूखा पड़ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये ब्रेन के साथ होता है। अगर आपको उस टंकी को वापस भरना है तो आपको चाहिए कि आप पहले तो आगे की सप्लाई को भी थोड़ी देर रोको, मतलब सो जाओ, रेस्ट करो। दूसरा, आपको पीछे से रिप्लेनिश हो जाएं, स्टोर्स दोबारा से आ जाएं। तो ये होता है सोने में। सोने के टाइम हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स, जिसमें से एक मेजर हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं। उसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है, मतलब वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो रिलीज़ होता है। और वो आपके जो ब्रेन है उसमें जो टूट फूट है, जो वियर एंड टियर है, उससे आपको बचाता है और अपने आप को रीजनरेट कराता है। तो जो ये ग्रोथ हार्मोन है, ये हर दिन रिलीज़ होता है? बिल्कुल, हर एज में? हर एज। ऐसा नहीं कहते कि जब बच्चा बड़ा होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं है?
नहीं, तो स्लीप में ग्रोथ हार्मोन सबको चाहिए। अर्ली एजेस में जब आप ग्रोइंग स्टेजेस में होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बट अदरवाइज आपको हार्मोन इन जनरल चाहिए होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन हार्मोन इट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बढ़ने के लिए, आपके हाथ पैर बढ़ने के चाहिए, आपके इन जनरल बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी आपको ज़रूरी होता है। अंडरस्टूड। आपने भी कहा था कि जो टाइमली स्लीप, ये तो मैं आया समझ कि मैं सोना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। किस टाइम सोना चाहिए और किस टाइम उठना चाहिए? हमारे इंडिया में ब्रह्म मुहूर्त की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये पॉडकास्ट कोई मम्मी सुन रही होंगी ना, बहुत खुश होंगी कि हाँ फाइनली इस बारे में बात हो रही है। मैं कह के थक चुकी हूँ कि ये नालायक बेटा सोता नहीं टाइम से। आजकल हो गया है, पीपल आर एडिक्टेड। देर तक जानना एक कूलनेस के साथ भी लोग जोड़ते हैं। सो क्या सही टाइम है सोने का? तो जनरली बोला जाता है, अभी ऐसा क्यों बोला जाता है, जो आपको मैं ना हर चीज़ का इंडियन में जो पुराने टाइम में जो बातें की जाती है, एवरीथिंग हैज़ ए साइंटिफिक लॉजिक। हर चीज़ का एक लॉजिक, एक साइंस है। यूजुअली क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे नींद की अलग अलग स्टेज होती हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक मान लें, उसको अब 2 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, एक NREM एक REM। और NREM की 3 स्टेज और एक REM हो गई चौथी नंबर वाली। ठीक है, तो 1 2 3 4 NREM 1 NREM 2 NREM 3 एंड देन REM स्लीप, एंड देन दिस साइकिल कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। और ये मल्टीपल साइकिल होती है, 1 2 4 अगेन 1 2 4 अगेन 1 2 4 अगेन 1 2 4, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आपको स्लीप की साइकिल चलती है सारी। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर एक इंसान, एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 घंटे सोता है, ऐसा होता नहीं आजकल सो वो 8 आवर्स होंगे डिवाइड इन 4 साइकिल्स में। हाँ, ऐसी कई सारी साइकिल्स चलती रहेंगी, ऐसे पैकेट्स चलेंगे, 1 2 3 4 की एक साइकिल, फिर 1 2 3 4 की एक साइकिल। अब इस स्लीप के बारे में स्टेजेस तो आ गया, बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाते हैं, बट मोटा मोटा आप समझें कि जितना हम 1 2 3 4 की तुलना उतना ही डीप स्लीप होती जा रही है। 1 कम डीप है, 2 उससे ज़्यादा गहरी नींद है, 3 उससे ज़्यादा गहरी नींद है, और 4 सबसे ज़्यादा गहरी नींद है। सो REM स्लीप इज़ अ डीप स्लीप। डीप स्लीप, ओके। सो NREM 3 और REM स्लीप को हम बोल देते हैं कि डीप स्लीप है। ओके। तो ये जो जितनी गहरी नींद बोलते हैं ना कि मैं सोया तो हूँ, मुझे गहरी नींद नहीं आई, बेचैनी सी थी, उठ गया मैं तो जरा सी खटपट होती है, मैं उठ जाता हूँ। क्यों उठ जाते हो? क्योंकि आप कौन सी स्टेज में होते हो? 1 2 वाली में होते NREM 1 and 2। एग्जैक्टली। तो वो गहरी नींद नहीं है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम सोते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हमारी जो साइकिल है उसमें जिसकी स्लीप का ड्यूरेशन होता है 1 2 3 4 इनिशियली क्या होता है, सब बराबर बराबर होता है। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है, माना आप 10 बजे सोए तो 10 से 11 आपके इन साइकिल स्लीप के जो स्टेजेस हैं इनका एक 15-15 मिनट का हो गया। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जब आपको सुबह के 4 बज गए तो आपकी NREM 1 2 तो बहुत कम हो जाएगी, और आपकी जो सारा टाइम जाएगा, जो ये स्लीप की साइकिल 1 घंटे का अगर मैंने आपका स्लीप साइकिल मान लिया, तो इस 1 घंटे में से 45 मिनट आपकी स्टेज 3 और 4 होगी। और यही जब आप सोना शुरू करते हो तो शुरू में आप मान लो कि 15-15 मिनट की 4 स्टेज चल रही। इसीलिए जब आप सोते हो, अगर आपकी नींद पूरी होती है, स्पेशली आप जल्दी सो जाते हो और लेट उठते हो, तो जैसे हम सुबह की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी NREM स्लीप जो है ज़्यादा हो जाती है, डीप स्लीप ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन की रिकवरी ज़्यादा हो जाती है। उस टाइम पे अगर हम सुबह के समय जब हम उठते हैं, अगर हमारी प्रॉपर स्लीप हो गई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आप सोए, आपकी साइकिल कंप्लीट हुई, सुबह उठी, आप फ्रेश उठे क्योंकि आपकी डीप स्लीप हो गई। नाउ कंट्रेरी टू जो आपने मम्मी वाली बात बताई कि सोता नहीं है, रात को जागता रहता है, अब क्या होगा, स्लीप के लिए आपको बहुत सारे हार्मोन्स भी चाहिए। मेलेटोनिन एक हार्मोन है, आपने सुना होगा, जेट लैग होता है जिसकी वजह से, और वो रात में ही रिलीज़ होता है, अंधेरे में रिलीज़ होता है, और एक स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, उससे नींद आता है। अगर आप लेट सो रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप कोई काम कर रहे हो किसी काम, तो क्या होगा, जो आपका ये मेलेटोनिन प्रोडक्शन है ये कम हो जाएगा, आपकी स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो अब आपको शुरू की स्लीप है NREM 1 2 और फिर धीरे धीरे डीप स्लीप वाली, ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। इस साइकिल के डिस्टर्ब होने से क्या होगा, जो आपकी डीप स्लीप वाली साइकिल्स हैं, जो मैंने आपको बोला 3 नंबर और 4 नंबर वाला जो स्टेज है, वो कम आएगा। वो कम आएगा तो आपका ब्रेन का सबसे ज़्यादा ग्रोथ और रीजनरेशन होता है स्टेज 3 और 4, वो कम होगा, आपका फंक्शनल कैपेसिटी कम होगा, कोई याद नहीं रहेगा, आपका फोकस नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा। इसलिए जो मम्मी बोलती है वो सही बोलती है। बट एक दूसरी बात आपको बताता हूँ जो साइंस बोलती है। साइंस बोलती है 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नाइट आउल्स और एक होते हैं अर्ली मॉर्निंग शार्क्स। तो नाइट आउल्स वो होते हैं जिनकी स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक भगवान ने ऐसी सेट करी है कि उनको रात को लेट नींद आती है, लेकिन वो सुबह नहीं उठ सकते।
लोग बहुत खुश हैं आपको सुनते हुए। दे लाइक कि हाँ, ही इज द मैन हु टॉक्स अबाउट अस। कोई समझ ही नहीं पाया हमें आज तक। सो ऐसा बायोलॉजिकली होता है बहुत सारे लोगों में कि जो नाइट आउल्स होते हैं कि उनको नींद रात को, वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। आप उनको बोलो 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, नो, दे आर नॉट एबल टू डू इट इवन व्हेन दे ट्राई। भले ही वो रात को पूरा सोएं तब भी सुबह नहीं उठ जाए, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से सेट है कि वो उनको अलाउ नहीं करती। बट जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है, मम्मी सही बोलती है। आइडियली अगर आप सुबह रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तो आपका स्लीप जो है वो साइकिल्स प्रॉपर होते हैं। जल्दी क्या है? जल्दी का मतलब है 9-10 बजे। क्या आज बात के कर रहे टाइम हो? आज के टाइम पे 9-10 बजे कौन सोता है? मतलब 9-10, आई से 11 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 9-10। सी फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए, और मोस्ट ऑफ अस गो टू ऑफिस, हमें सबको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। 8 बजे तो जाना ही है, 8-9 बजे जाना है, तो 8-9 बजे जाना है तो मतलब आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने का मतलब है अगर आप कम से कम 10 बजे सो रहे हो तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, और अगर आप 11-12 बजे सो रहे हो तो आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो रही है। तो अगर आपको आइडियल 6 to 8 आवर स्लीप चाहिए तो आपको 10 बजे से 6 बजे तक सोना पड़ेगा, 10 बजे से 6 बजे तक, 11 बजे से 7 बजे तक। सो दैट इज़ योर आइडियल टाइम। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसको बहुत लेट कर देते हो। बहुत लेट का मतलब है आप सो रहे हो 2 बजे, 1 बजे, एंड देन आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है। फॉर एग्जांपल आपने रात को फ़ोन चला लिया, आपने कुछ एक्साइटिंग, मोर ओवर ब्रेन में बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे वो हम शायद लेटर ऑन डिस्कस करें कि ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो देयर आर, अभी कैसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हाँ मैं मूविंग दिस हैंड, मैं आपको समझ कैसे रहा हूँ, मैं आपको बोल कैसे रहा हूँ, मेरे ब्रेन में सिग्नल कैसे आ रहे हैं, केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, दीज फैंसी नेम्स। तो जब आप कुछ भी, माना फ़ोन चला रहे हो या आपने किसी दोस्त से मिल के आए हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, तो उस समय ब्रेन में इतना पॉजिटिव केमिकल रिलीज हो रहा है, आपको नींद आएगी ही नहीं। ऐसा होता है, राइट? होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए, हम कोई एक सर्जरी करके आए जो बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हो गई, रात को उठ के गए। अब ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो बेड में लेटोगे तो तुरंत नींद आ जाएगी, नहीं आती। वो उस स्टेज में जाने में टाइम लगेगा, एंड दैट ऑल इज दिस बिकॉज ऑफ केमिकल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सोते हो तो आपका स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा ओरल हाइजीन के बारे में, बॉडी हाइजीन के बारे में, आपने कभी स्लीप हाइजीन के बारे में सुना है? अब लोग बात करना शुरू कर रहे हैं, दे लाइक ट्रैकिंग ऑल्सो कि वो किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं। बहुत ही कम लोग जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो स्लीप हाइजीन का मतलब होता है एक स्लीप को प्रॉपर तरीके से आप कैसे स्लीप इंड्यूस कर रहे हो या स्लीप किस तरीके से सो रहे हो। उसका मतलब है कि आप हर दिन सेम टाइम पे सेम तरीके से सेम काम कर रहे हो। मतलब आप उसी टाइम पे सो रहे हो, एक डार्क क्वाइट एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत ब्राइट लाइट नहीं है। एज आई सेड, मेलेटोनिन के लिए क्या चाहिए? अंधेरा। रोशनी होएगी, मेलेटोनिन नहीं आएगा। मेलेटोनिन क्या है? स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। सो अंधेरा, शांत कमरा, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शोर शराबा आपको एक्साइटमेंट देगा, केमिकल्स रिलीज़ करेगा बॉडी में, ब्रेन में, तो आपको नींद नहीं आएगी। शांत एनवायरनमेंट, डार्क कमरा, सेम टाइम पे डेली आप सेम सराउंडिंग्स में, मतलब सेम आपका, आप नोटिस किया है होटल में जाते हैं नींद नहीं आती, चेंज ऑफ बेड, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, थोड़ा सा चेंज ऑफ बेड, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। सो इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। आप सेम काम रूटीनली डेली कर रहे हो, आप आराम से सोने के पहले आप चाहे तो थोड़ा बहुत बुक पढ़ लिया या बस रिलैक्स कर लिया, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर ली, अंधेरा कमरा, शांति से लेटे हो। सो ऑल दिस इज साइंस, जो योगा में बोला जाता है, आप गहरी सांस लो, एंड ऑल दिस इज साइंस। लोगों की एक एस्पिरेशन है कि वो घोड़े बेच कर सोएं। पहले तो ये नहीं पता मुझे कि घोड़े क्यों बेचे जाएंगे। बड़ी मुहावरा चला आ रहा है कि घोड़े को बेचना है और सो जाना है, कि बेफिक्र होके सोना है। या इफ यू लुक एट इट, स्लीप लाइक अ बेबी। आई हैव अ 2-year-old एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, द वे ही स्लीप्स, बिल्कुल बिंदास। आसपास क्या हो रहा है बेयरली मैटर्स। आज वो इस बेड पे, उस बेड पे, बेयरली मैटर्स। उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बेयरली मैटर्स। ही वुड स्लीप विद, आई थिंक वो डीपेस्ट स्लीप में होता है जब वो सो रहा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि उस टाइम पे हम लोग अच्छे से सो पाते हैं, बट एज वी ग्रो ओल्ड वी आर नॉट एबल टू स्लीप लाइक अ बेबी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो होता क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारे स्लीप साइकिल्स, जो मैंने आपको 1 2 3 4 बताए, हमारा जो स्लीप है वो शुरू में आप देखें, बच्चा क्या सोता ही रहता है, 20 घंटे सोएगा। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्लीप साइकिल इस तरीके से चेंज होती हैं कि हम 8 घंटे 10 घंटे सोएंगे, एंड देन विल बी नॉर्मल। एज वी एज,
the brain hormones and the brain cycle, the biological cycle goes in such a way कि धीरे धीरे जो हमारी स्लीप है वो कम ड्यूरेशन की होती जाती है, हमारे साइकिल्स जो हैं वो अपने आप को जो रिपीट करते हैं वो कम होते जाते हैं, और ये सबके साथ होता है. एंड दैट इज़ नॉट ट्रू विद एनी पर्टिकुलर पर्सन, दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस एंड एवरीबडी. सो व्हेन वी गेट ओल्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टर्न 60-70, हम लोगों को भी नींद कम आएगी. एंड दैट इज़ सर्टेन, दैट इज़ सेट बाय गॉड. नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है. तो अगर कोई सोचता है कि वो 50 साल की उम्र में एक 2 साल के बच्चे की तरह सो जाएगा, तो नहीं, वो उसको वो एक्सपेक्ट करना जायज़ नहीं है उस एज में, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से सेटिंग करा है कि जब आपका एज बढ़े तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है, ड्यूरेशन भी कम होती जाती है, बिकॉज जो आपको ग्रोथ हार्मोन, आपने खुद में बोला बच्चों को ज़्यादा चाहिए, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, वो सब उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस इज काइंड ऑफ मिक्स्ड. मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ. थैंक यू. मतलब आई एम लाइक लविंग इट कि आप इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ को इतने आसानी से बता पा रहे हो, मुझे समझ आ रहा है. Exactly. So because otherwise it's very difficult. If I tell you the basics of it, the sleep basics in itself is a topic in which we can talk all night. Absolutely. So but मोटा ये है कि हमें जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, we don't need that much of growth hormones. We the sleep requirement is also less, and that is why the body sets in a clock in which you sleep less. सर, एक रिसर्च करते वक्त बिफोर दिस पॉडकास्ट एक टर्म आया न्यूरो इन्फ्लेमेशन. वो क्या होता है? न्यूरो इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ही ना ट्रेंडी चीज़ है हमारे न्यूरो साइंस के लिए. एक टाइम पे माना जाता था कि ब्रेन एज के साथ डीजनरेट कर जाता है, धीरे धीरे घिसता जाता है. आप जैसे मतलब गाड़ी चला रहे हो तो टायर घिसता रहेगा, और ये कभी नहीं बोला गया था कि आप उस गाड़ी को किस एनवायरनमेंट में चला रहे हो उससे भी फ़र्क पड़ता है. आप गाड़ी चला रहे हो, एक तो है स्मूथ एक सड़क पे चला रहे हो, और एक है ऊबड़ खाबड़ सड़क पे चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आपको, और आसपास में कीचड़ है, आपके टायर अच्छे नहीं है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, गाड़ी जल्दी ख़राब होगी. बिल्कुल. तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक तरह के माने कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो मैंने आपको बताए वो हैं, उसमें बहुत सारे ज़रूरी केमिकल हैं और बहुत सारे गैर ज़रूरी केमिकल हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो नुकसानदायक. जैसे कि गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया, वो ब्रेन को बहुत एक्साइट करता है. ओके. लेकिन अगर ग्लूटामेट ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहेगा ब्रेन. ऐसे ही ब्रेन में और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मैनी. सो इवन द नॉर्मल केमिकल्स विच आर इन डिफरेंट, लाइक उनका क्वांटिटी चेंज हो जाए, बैलेंस चेंज हो जाए. सो क्या होता है कि ब्रेन एक परसिस्टेंट स्टेट ऑफ हाइपर फंक्शन में रहता है. तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन एक टर्म है जिसमें ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ एबनॉर्मल केमिकल्स की वजह से एक स्वेलिंग टाइप की जनरेट हो जाती है, उसको हम न्यूरो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. तो आज के टाइम में जो न्यूरो साइंस बोलता है कि बहुत सारी बीमारियां जिनको हम सोचते थे कि एज की वजह से हो रहा है, ब्रेन ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, उन सब में न्यूरो इन्फ्लेमेशन का रोल है. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ इस बात से डिपेंड नहीं करता कि आपके टायर कैसे हैं, आप गाड़ी चला कैसे रहे हो, इस पर फ़र्क पड़ता है. तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन में आपके सिर्फ जीन्स ज़रूरी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन आपको न्यूरो इन्फ्लेमेशन कराता है. पेस्टिसाइड्स वो आपके ब्रेन में जाके न्यूरो इन्फ्लेमेशन कराते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो हैं, ये आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेस्टिसाइड था जिसका बड़ा कॉमनली पार्किंसन से लिंक किया गया है कि वो पेस्टिसाइड्स की वजह से पार्किंसंस हुआ. डू ऑल्सो फील कि आज के टाइम पे जितना स्ट्रेस बढ़ गया है एट द वर्क प्लेस, वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर ही है. एग्जैक्टली. और उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है. बिल्कुल. स्ट्रेस, एनी अनड्यू स्टिमुलस, कोई भी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ जो आपको ब्रेन को एक्साइटेड रखती है या एक्टिवेटेड रखती है हमेशा, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन. इफ़ यू कुड गो डीपर हेल्प अस अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है, उसका स्ट्रक्चरल चेंज, केमिकल चेंज, कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या पड़ रहा है? सो स्ट्रेस बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कराता है. एंड मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रेन इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स एंड all about chemicals. So there are good chemicals, there are bad chemicals. Even good chemicals become bad if they are released in excess quantity. So and we also need a bit of bad chemicals, not that much, but वो कम होने चाहिए. So, कोई भी चीज़ जो इनको इम्बैलेंस कर देगी वो आपको परेशान करेगी.
stress causes a lot of negative chemicals to release and also decreases a bit of positive chemical. तो स्ट्रेस क्या करता है, आपके ब्रेन को एक परसिस्टेंट हाइपर एक्टिवेटेड स्टेट में रखता है. जैसे मैंने आपको बताया ना, स्लीप डिप्राइव्ड वाला बताया ना हमने, तो वैसे ही आपका ब्रेन एक ओवर एक्टिव, परसिस्टेंटली ओवर एक्टिव स्टेट में है. लगातार काम करे जा रहा है, ब्रेन में लगातार करंट चल रहा है. दैट कॉजेज नेगेटिव हार्मोन रिलीज. और जो नेगेटिव हार्मोन, नेगेटिव केमिकल है, वो क्या करते हैं कि जो ब्रेन के सेल्स हैं, अब ब्रेन में हज़ारों करोड़ों नर्व्स हैं जो मैंने आपको बताया, उनको डैमेज करता है. धीरे धीरे वो कनेक्शंस को काटने लग जाता है. तो स्ट्रेस इतने नेगेटिव कनेक्शंस को बूस्ट करता है, इतने नेगेटिव केमिकल्स को लगाता है कि वो जो पॉजिटिव कनेक्शंस हैं, एक तो उनको उनके अगेंस्ट काम करता है, उनको काटने लग जाएगा, और जो पॉजिटिव कनेक्शंस हैं, नेगेटिव कनेक्शंस हैं, उनको बढ़ाने लग जाएगा. और फिर ये एक साइकिल शुरू हो जाती है, एक विशियस साइकिल, जिसमें नेगेटिव केमिकल्स को वो बढ़ा रहा है, वो नेगेटिव सर्किट्स को बना रहे हैं, और वो नेगेटिव सर्किट और नेगेटिव केमिकल बना रहे हैं, और धीरे धीरे पॉजिटिव केमिकल चलता जा रहा है. तो वी काइंड ऑफ गो इनटू दिस साइकिल ऑफ फर्दर गुड बैड वर्स. इसका बैड वर्स वर्स्ट. गॉट इट. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जो गुड कनेक्शंस है वो आपने काट दिए, और जो बैड वाले हैं वो आपने और स्ट्रेंथन कर दिए, राइट? तो इससे हमें फिजिकली क्या महसूस हो रहा है? टायर्डनेस, थकान. जो थकान लोगों को हो रही है आज की डेट में, आलस, काम नहीं कर पा रहे, अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हो बैठ के, काम नहीं कर पा रहे, कुछ जैसे माइंड का ब्लैंक हो जाना, बैठे यहाँ हो, सोच कहीं और कर रहे हो, हमेशा टायर्डनेस रहना कि यार काम नहीं हो रहा, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है, एनर्जी नहीं आ रही है. मूड स्विंग्स होते हैं, इसी का पार्ट है. बिल्कुल. मूड इज़ व्हाट केमिकल. सेरोटोनिन ज़्यादा आ गया, डोपामिन ज़्यादा आ गया, खुश हो गए आप. गाबा ज़्यादा आ गया, आप उदास हो गए. तो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये नेगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो. स्ट्रेस में थकान, आलस, डिप्रेशन, नींद कम आना, ये सब फैक्टर्स हैं, क्योंकि ब्रेन एक परमानेंट एक्साइटेड स्टेट में है. मैंने आपको बताया था ना, नींद आने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको शांत चाहिए, लेकिन ब्रेन तो परमानेंट एक्टिवेटेड है, वो सोएगा कैसे? तो स्ट्रेस इज़ अ परमानेंट कंटिन्यूस एक्टिवेटेड स्टेट है. वो आपको एक मतलब लगातार फायरिंग हो रही है ब्रेन में, और वो भी नेगेटिव फायरिंग, जो नेगेटिव केमिकल्स को प्रमोट कर रही है और पॉजिटिव केमिकल्स को कम कर रही है. उसका असर यही है कि जब नेगेटिव केमिकल बढ़ रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, सर्किट्स भी, नेगेटिव सर्किट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव सर्किट्स कम हो रहे हैं, देन ये सारा साइकिल शुरू हो जाता है. बहुत लोग कहते हैं कि इतना काम करना पड़ता है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है. बहुत डिबेट रही है ऑन द इंटरनेट, नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ वर्किंग, उस पर लोगों ने बोला कि इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है. आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ़ यू इन्जॉय योर वर्क, तो आप चाहे 70 आवर्स या 90 आवर्स हो, आपको वो स्ट्रेस महसूस होगा ही नहीं. बट इफ़ यू डू नॉट इन्जॉय योर वर्क, तो चाहे आपको 4 आवर्स ही क्यों ना हो, आपको वो भी अंदर से अंदर खाते रहेंगे. इज़ इट ट्रू? बिल्कुल. सो इफ़ यू कुड एक्सप्लेन साइंटिफिकली कि लोग जो कह रहे हैं कि अरे इफ़ आई वर्क सो मच तो मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या उन लोगों के लिए? सो मैं आपको बताता हूँ, जो ये काम करने वाला लॉजिक है, अच्छा हुआ आपने मुझसे ये नहीं बोला कि आप संडे को क्या करते हो, मैं वाइफ को तो नहीं देखते हो. सो एनीवेज, मेरे को अपनी वाइफ को देखना बड़ा अच्छा लगता है ना, आई लिटरली लाइक इट. सो सो शादी किया ऑब्वियसली देखना ही है. तो एनीवेज, एक्चुअली जो ये सारा कॉन्सेप्ट है, काम, घंटे एंड ऑल ऑफ दैट, सी इसका मेन रीज़न क्या है कि जो आपको काम करना पसंद है, जब पसंद है मीन्स अगेन पॉजिटिव केमिकल्स. वन थिंग इज़ यू वांट टू वर्क, द सेकंड इज़ कि आप काम करना नहीं चाहते हो, आपसे काम करवाया जा रहा है, और वो काम जो आपको पसंद नहीं है. दैट इज स्ट्रेस. आवर्स ऑफ वर्क तो दोनों में हो गया ना. घंटे तो माना आप 8 घंटे काम करो, आपको पॉडकास्ट करना पसंद है, इंटरव्यू लेना पसंद है, मैं आपको 10 घंटे बिठा दूँ, आप एंजॉय करो जी. लेकिन मैं आपसे कहूँ नहीं, आप ना ये काम मत करो, कुछ और काम करो. फॉर एग्जांपल, यू डोंट लाइक गोइंग ऑन ए ट्रिप और ड्राइविंग, तो आपको हो सकता है लगे यार मैं नहीं कर सकता, मैं 2 घंटे भी ड्राइव नहीं कर सकता, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ. एज इन वो किसी दूसरे आदमी को ड्राइविंग पसंद है, उसको पॉडकास्ट में कहेगा मैं क्या करूँगा बैठे बैठे. बिल्कुल. सो एक चीज़ है काम करना, एक है आपसे फोर्सफुली काम वो करवाया जाना जो आपको पसंद नहीं है. तो जब आप काम करते हो, वो काम करते हो जो आपको पसंद है, अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट. उसका कारण ये है कि अगेन दोज पॉजिटिव केमिकल्स एंड पॉजिटिव सर्किट्स, ब्रेन में रीइंफोर्समेंट होता है. छोटा बच्चा है, आपने उसको बोला बेटा इसको यहाँ से उठाना मत, है ना, अगली बार उसको फिर बोलोगे बेटा इसको यहाँ से मत उठाना, चोट लग जाए. मेरा बेटा 2.5 साल का है, उसको बोलता हूँ ये मत उठाना, 2.5 साल का है, तो
नहीं उठाना चोट लग जाएगी, नहीं उठाना चोट लग जाएगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बोलते हैं। जब आप 5-6 बार बोलते हो तो बच्चे का रिस्पॉन्स आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? पहली बार में वो सर्किट डेवलप नहीं था, आपने बोला, उसके दिमाग में वो केमिकल बना, वो एक सर्किट बना। जब आप बार बार बोलते रहे तो वो सर्किट ग्रो करता चला गया, और वो सर्किट इतना वो हो गया कि अगली बार जब वो खुद भी करेगा तो जब करते टाइम उसके दिमाग में वो सर्किट एक्टिवेट हुई। ऐसे ही जब आप काम करते हो और आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, आपको लग रहा है मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, यू गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव केमिकल्स, पॉजिटिव सर्किट्स मीन्स ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी एंड यू फील गुड। द सेम अपोजिट ऑफ दिस हैपन्स जब आप उल्टा काम करते हो, माना कुछ आप काम पसंद नहीं है, नेगेटिव केमिकल्स, नेगेटिव सर्किट्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और थकान, आलस, मन न लगना। सो इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। आपको काम करना पसंद है तो आप करोगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप चाहते नहीं हो काम करना, और आपसे कोई काम करवा रहा है, वो भी वो काम जो आप करना नहीं चाहते, देन इट बिकम्स। एंड इसमें एक बहुत सारी दूसरी बात है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की थ्योरी है ब्रेन में, बोले ना कि अगर डॉगी आया एक बार, तो आप डॉगी जैसे आया तो उसमें हमारे में एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने डॉगी को, या तो आपने उसको छड़ी से मारा अगर वो कोई काम करना चाहता है। 2 ऑप्शन है कि आपका माना डॉग अंदर बैठा है रूम से और उसको बाहर नहीं आना है, तो जब भी वो बाहर आए तो आपने उसको डंडे से मारा, तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और एक हो गया अगर वो अंदर बैठा रहा तो आपने उसको कहा कि अगर तू अंदर बैठा रहेगा मैं तेरे को बिस्किट दूंगा या मैं तेरे को खाना दूंगा, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रिसर्च ये बोलती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव फीडबैक बेटर काम करता है नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव सर्किट्स को प्रमोट करके नेगेटिव मेमोरीज में लाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है ओवर वर्क करने की, इफ़ टू गिव देम इंसेंटिव ऑफ वर्किंग एट इन द ऑड आवर्स, ज़्यादा काम करने को, तो दे विल फील हैप्पी अबाउट इट। प्रॉब्लम ये है कि आप काम तो करवाना चाहते हो, आप उसको इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहते। सो सिर्फ काम अच्छा बुरा पसंद नापसंद के लिए भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। एक तो आपको पसंद नापसंद है, दूसरा आपको उसका इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा काम करने का, तो फिर आपके ब्रेन में वही नेगेटिव, वो आपकी मेमोरीज क्या अटैच है, नेगेटिव मेमोरी अटैच हो गई उसके साथ। जब भी आप वो काम करते हो आपके दिमाग में वही चलता है। आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपके दिमाग में आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग में आपका बॉस के वो चल रहा है, फिर नेगेटिव केमिकल्स। सो ये सर्किट्स हैं जो ब्रेन में अपने आप को सेल्फ प्रमोट करते हैं या सेल्फ डिमोट करते हैं। तो अगर आपके पॉजिटिव सर्किट्स काम कर रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सब नेगेटिव। एक बहुत फेमस बुक है, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। आप मैरिड हैं तो यू नो इट वेरी वेल, सो एम आई, सो आई ऑल्सो नो इट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो शख्स स्टेज पे एक ब्रेन लेके आता है एंड एक्सप्लेन्स कि जो एक मेल का ब्रेन है वो कैसे काम करता है एंड जो एक फीमेल का ब्रेन है वो कैसे काम करता है। ही सेज कि जो मेल का ब्रेन है इट इज़ लाइक बॉक्सेस, कि हम जो मेल्स हैं, हमने एक डब्बा खोला, हम उसमें अंदर गए, अगर हम सपोज़ अभी लिख रहे हैं तो लिख ही रहे हैं, राइट। इफ़ द वाइफ सेज एनीथिंग तो वी गेट इरिटेटेड कि अभी मैं कर रहा हूँ, वी कैन मल्टीटास्क, तो हम लोग एक डब्बे में ही रहते हैं। Whereas जो एक फीमेल का ब्रेन है, it is all interconnected. So like zzz, that's how it is connected. That's why they can manage so many things at the same point of time. So क्या structurally दोनों के ब्रेन, मेल और फीमेल के, सेम होते हैं, और ऑपरेशनली क्या दोनों सेम काम करते हैं, मेल फीमेल के ब्रेन? सो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं होता। जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका ब्रेन सेम होता है। अब मैंने आपको बताया सारा खेल है सर्किट का, और आप कौन सा सर्किट बचपन से प्रमोट करते हो। फीमेल्स को इन जनरल ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग टाइम उनके सर्किट्स वही प्रमोट किए जाते हैं कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। इट्स अ सोसाइटल थिंग। सोसाइटल थिंग। सो एक चीज़ है जेनेटिक्स, जो आप जिसके साथ आप पैदा हुए हो, और एक है एक्वायर्ड एनवायरमेंटल चीज़। तो दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है। इफ़ आई टेल यू जेनेटिकली फीमेल्स और मेल्स में मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता ब्रेन के स्ट्रक्चर में, एनाटमी वाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, फंक्शनैलिटी वाइज फीमेल्स का लिम्बिक सिस्टम, अब अगेन मैंने बोला सर्किट, तो एक इमोशंस जो हैं एक सर्किट में होते हैं, जिस सर्किट का नाम है लिम्बिक सिस्टम हमारी भाषा। तो जो इमोशंस वाला सर्किट है, ये पाया गया है कि फीमेल्स का बेटर फंक्शन करता है, इट इज़ मोर एक्टिव देन अ मेल। इट इज़ नॉट दैट कि मेल्स में है नहीं, मेल्स में वो कम एक्टिव है। उसका एक कारण जीन्स हैं और दूसरा कारण है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। जब लड़की और लड़का पैदा होते हैं तो बहुत सारी बार फीमेल्स की जो अपब्रिंगिंग है पर्टिकुलर पैटर्न पे होती और मेल्स की एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होती। तो वो एक कारण है जिससे थोड़ा सा डिफरेंस है फंक्शनैलिटी में,
बट जीन्स भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, बट स्ट्रक्चर सेम है। लिम्बिक सिस्टम जैसा आपका है वैसा ही मेरा है, वैसा ही मेरी वाइफ का है, वैसा ही आपकी वाइफ का है, लेकिन आपकी और मेरी वाइफ का लिम्बिक सिस्टम जो है काम ज़्यादा कर रहा है हमसे, तो फंक्शनली वो ज़्यादा एक्टिव है, स्ट्रक्चरली वो सेम है। और उसके दोनों कारण हैं, जीन्स भी कारण है प्लस एनवायरनमेंट भी कारण है। आपने बात करी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एंड जितना हमने समझा एज एन आम आदमी, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, कि लेफ्ट ब्रेन इज़ फॉर लॉजिक, फॉर रैशनैलिटी, फॉर मेमोरी, राइट इज़ फॉर क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, आइडियाज़। So 90% environment, 90 more than 90%, it is environment. Very less amount of it is genetic. Yes, you said it right. ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बट आई डिवाइड इनटू फोर, और राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ओके, सो अलग अलग पार्ट के अलग अलग हैं जनरली। और हमारे में जो स्पीच, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, ये सब होता है लेफ़्ट साइड से ज़्यादा कंट्रोल होता है, और म्यूज़िक, इमोशंस, ये सब राइट साइड से ज़्यादा होते हैं। बट कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल में अपोजिट भी होता है। हाँ, तो आप जैसे राइट, ज़्यादातर लोगों में हम बोलते हैं डोमिनेंस ऑफ ब्रेन। डोमिनेंस ऑफ ब्रेन मतलब मेजर डोमिनेंट पार्ट जो नॉर्मल लोगों का होता है वो कौन सा पार्ट है? तो डोमिनेंट पार्ट है लेफ्ट साइड आती है मैक्सिमम लोगों में, चाहे वो। और राइट, अब होते हैं कि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, वो लगता है ना राइट लेफ्ट हैंड में क्या फ़र्क पड़ता है? तो ज़्यादातर लोग जिनको राइट हैंड डोमिनेंस होती है, जो राइट हैंडेड होंगे, उनका लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेट करता है। ओके, जो लेफ्ट साइड के होते हैं उनका भी लेफ्ट साइड का ज़्यादा करता है, राइट का भी कर सकता है, बट लेफ्ट वालों का राइट भी करता है, लेकिन राइट वालों का लेफ्ट ज़्यादा करता है। थोड़ा सा हो गया कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं आया मुझे समझ, थोड़ा सा लाइक लेफ्ट राइट मेल डिफिकल्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। जैसे आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, तो अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो डोमिनेंट है। ओके, ये एक्टिव है मेरा एज कंपेयर्ड टू द राइट ब्रेन, राइट साइड। आई एम राइट हैंड पर्सन। अगर आप राइट हैंड, बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ राइट हैंड, एज अ लाइक राइट ब्रेनर, मतलब आई एम मोर लाइक क्रिएटिव एज कंपेयर्ड टू मोर ऑन द नंबर साइड। यस, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आपका लेकिन डोमिनेंट पार्ट जो है वो ब्रेन का लेफ्ट साइड, तो ऐसा नहीं है कि राइट वाले का राइट वाला नहीं हो सकता। मैंने यही बोला, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि जो अगर राइट हैंडेड आदमी है उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन डोमिनेंट है, और लेफ्ट साइड वाला आदमी है उसका भी लेफ्ट साइड का है। लेकिन फिर राइट किसका वो डोमिनेंट? राइट कम लोगों का होता है, बहुत कम लोगों को होता है। मैं यूनिक हूँ कहीं फील गुड फॉर अ मोमेंट। सो राइट और लेफ्ट में डिफरेंस होता है। आगे वाला ब्रेन जो होता है, एज आई सेड, राइट साइड इमोशंस, म्यूजिक, लेफ्ट साइड कैलकुलेशन, मैथ्स, एंड बैक साइड इज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। फॉर एग्जांपल यू वॉक, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, यस, द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यस, ऑल ऑफ दैट। आपका बैक है, बैक साइड, बैक ऑफ द ब्रेन, छोटा दिमाग। ओह, आई रिमेंबर इन चाइल्डहुड लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं मारना, यहाँ नहीं मारना, तो क्या वो उसी की बात कर रहे हैं, छोटे दिमाग की? छोटे दिमाग की बात नहीं करते। अगर मैं नहीं, सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबेलम, सॉरी। तो हिपोकैम्पस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी, बट पीछे नहीं मारने का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ से 2 ब्लड वेसल जाते हैं, सो ब्रेन को ब्लड चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, ब्लड सप्लाई करने के लिए पाइप से। तो मैंने आपको बताया 4 पार्ट हो गए, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ठीक है। तो राइट साइड में एक आगे से ब्लड वेसल जा रही है, एक ब्लड वेसल लेफ्ट साइड में आगे से जा रही है, और 2 पीछे से जा रही हैं, राइट और लेफ्ट से। तो ये पीछे वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत टेंडर, नाजुक ब्लड वेसल होती हैं, खून की नसें जो होती हैं। अगर इसमें ज़्यादा गर्दन में झटका लगे तो उस नस में चीरा लग सकता है, डाइसेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है। तो मुझे लगता है कई, मैं जब न्यूरोलॉजी मैंने लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों बोलते हैं नहीं मारो, उसका शायद वो कारण है कि वो बहुत इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो गर्दन में झटका मत दो। सो दैट कैन बी अ लॉजिक टू इट। अंडरस्टूड। सो पार्ट्स ऑफ ब्रेन आ गया समझ। आपने एग्जाम्पल लिया था आइंस्टीन का। पीपल आर ऑब्सेस्ड कि मेरा IQ कितना है। सो क्या IQ भी इज़ प्री डिफाइंड कि इसके जेनेटिक्स में है, ये बच्चा बहुत शार्प है, या फिर IQ कैन बी इंक्रीज्ड विद एज विद सम ट्रेनिंग? अगर हाँ तो क्या ट्रेनिंग? A bit of it is predefined. Obviously, you are born with a certain connections depending upon your genes. Okay. But you can change 90% of the connections and circuits. आप अपने ब्रेन के कनेक्शन और सर्किट को यूज़ ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक
जो लोग बोलते हैं आईक्यू मेरा कम है, इसका ज़्यादा है, ये तो इसके माँ बाप डॉक्टर हैं, अब ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। नो, वो एक सर्टेन जीन्स के साथ पैदा हुआ है, और वो जीन्स हैं, वो इंटेलिजेंस का जीन कोई डॉक्टर होने से नहीं आता या इंजीनियर होने से नहीं आता। ये कहीं की साइंस नहीं बताती आपको कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप इंटेलिजेंट हो, और अगर आप लेबरर हो, मजदूर हो, तो आप कम इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल नहीं, ये लॉजिक नहीं है। इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंस, मैं आपसे पूछता हूँ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंस फॉर यू? व्हाट इज इंटेलिजेंस? आप जो काम अच्छे से कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को अच्छे से कर रहे हो और उसमें कुछ इनोवेटिव तरीके ढूंढ रहे हो, वही तो इंटेलिजेंस है। ये समझ होना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ये तो जजमेंट हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस तो ये है कि माना मैं, आप समझ लो मैं आपके साथ मैं राज मजदूर हूँ एक, मैं घर बनाता हूँ जी, लेकिन उस घर को मैं अच्छे से बना रहा हूँ और उस घर बनाने के अलग अलग टेक्निक्स और आइडियाज़ ढूंढ रहा हूँ, इनोवेट कर रहा हूँ, उसमें कुछ और नया टेक्निक लगा रहा हूँ, कोई नई डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, वो इंटेलिजेंस है। डॉक्टर की इंटेलिजेंस, पर इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि अगर कोई मजदूर है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, कोई राजमिस्त्री है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, और कोई डॉक्टर है तो वो इंटेलिजेंट है और वो इंजीनियर है। इंटेलिजेंस पढ़ाई में वो इंटेलिजेंट है, हो सकता है वैसे वो इंटेलिजेंट ना हो। प्रॉब्लम क्या है कि एक जो ह्यूमंस हैं उन लोगों ने, हम लोगों ने खुद ही सेग्रीगेट कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। इंटेलिजेंट वो आदमी है जो पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया, और जो आदमी नहीं पढ़ा, जो जैसे आपने बोला उसका राइट साइड का ब्रेन ज़्यादा अच्छा था, उसको म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा था, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है, इंटेलिजेंट तो वो भी है। सो इंटेलिजेंस इज मिसअंडरस्टूड। सो ट्रू। सोसाइटल लेवल पे इंटेलिजेंस हैज़ बीन इक्वेटेड विद हाउ मच मनी कैन यू मेक। अगर एक मजदूर आदमी चाहे कितना भी दिमाग लगाए, ही हैज़ अ लिमिट टू इट इन अ गिवन सिटी, इन अ गिवन स्कोप ऑफ वर्क, तो अरे ये तो ऐसे ही है। बट अगर वही कोई पढ़ा लिखा इंसान, so called because of his privileges and his degrees, if he can earn a certain amount of money, तो हाँ ये इंटेलिजेंट बंदा है। पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े अमीरों को देखो आप, अगर पढ़ाई से इंटेलिजेंस आती होती तो वो स्कूल ड्रॉप आउट्स या कॉलेज ड्रॉप आउट्स ना हो। सो ट्रू, सो ट्रू। यू लुक एट द पीपल जो अमीर हुए, भारत के सबसे अमीर लोगों के आप टॉप 5-10 लोगों के लगा के देख लीजिए, जो पहली जनरेशन के हैं, सेकंड जनरेशन में नहीं बात कर रहा, पहली जनरेशन में, क्या वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? नहीं, बट दे वर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस डजंट मीन मनी। इंटेलिजेंस, यू कैन बी इंटेलिजेंट इन वट एवर फील्ड यू वर्क एंड यू कैन बी डैम गुड विद इट, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे पैसे बनाओ। सो पैसे को इंटेलिजेंस से आप इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस तो है, और उस इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है आप पैसा कमाओ, ऐसे जॉब में हो कि इंटेलिजेंस से पैसा आता है, या आप ऐसे जॉब में हो उस इंटेलिजेंस से पैसा नहीं आता या उतना नहीं आता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना आपने बोला है अभी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे ही उनका बचपन बीता है, बिकॉज जो उनकी मार्कशीट है उसने प्रूव कर दिया कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। इफ़ ही कुड नॉट स्कोर एन ए और 99%, तो एज पर स्कूल एंड समाज ये इंटेलिजेंट है ही नहीं। ये बहुत कॉमन है। अच्छा वैसे आप बताओ, आपका बच्चा है 2.5 साल का, आपने बोला, आप क्या बोलते हो, समझदार है कि नहीं है? हाँ, बहुत समझदार है। एवरी पेरेंट थिंक्स कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। अब उसको आपने 4 चीज़ें मना करी, उसने कहा कि ये मत करो, ये करो, ऐसा करो, अगर वो मान गया, समझ गया, तो समझदार है। टेक्निकली भाई समझ, यही तो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, इंटेलिजेंस। बट अब वो समझ आ गई आप तो, लेकिन अगर आप माना, अब वो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन जाए। मोरओवर इंडियन फील्ड में तो है क्या, जो आप 2-4 फील्ड्स हैं कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप बहुत समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप क्रीम ऑफ सोसाइटी हो। अगर आप, वो किससे डिसाइड होता है? एक तो मार्क्स से। और मैं आपको इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सेलेक्ट हुआ था पीएमटी में, तो जितने मेरे मार्क्स थे उतने ही मार्क्स 200 और लोगों के थे मेरे से नीचे, और मेरी रैंक 200 में ऊपर की साइड थी। उसका रीज़न क्या था कि 4 सब्जेक्ट होते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो इनमें से सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी बायोलॉजी को, तो जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर आएंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सेम मार्क्स पे। दूसरा दिया जाएगा केमिस्ट्री को, तीसरा दिया जाएगा फिज़िक्स को। तो मेरे बायोलॉजी में से ज़्यादा मार्क्स थे, जो जिसके भी बायोलॉजी में मेरे से कम थे, माना मेरे 150 नंबर थे, तो अगर 150 दूसरे आदमी थे लेकिन उसके फिज़िक्स में ज़्यादा थे तो उसकी रैंक पीछे हो गई।
अब मैं डॉक्टर बन गया, हो सकता है वो डॉक्टर ना बना हो, बट अगर फिजिक्स होता पैरामीटर तो वो बन जाता डॉक्टर। बिल्कुल। फिर इसमें तो अब समझदारी की बात ही नहीं आई ना, इंटेलिजेंस कहाँ रही, ये तो लक बाई चांस हो गया, क्योंकि वो 200 के 200 लोग उस रैंक पे डॉक्टर बनने के काबिल थे। बिल्कुल आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस लेते हो तो इसलिए तो नहीं लेते कि उससे आपको कुछ इंटेलिजेंस, उससे ये पता चलता है कि आप कैसे इनोवेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आप इनोवेटिव आइडिया यूज़ करते हो, उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि ये लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा जब आगे आएगा। कौन से IAS PCS एग्ज़ाम में जो लिखते हैं, जो बड़े बड़े 2-2 पेज के ऐसे और वो सब होते हैं, तो IAS PCS बनने के बाद आपको ऐसे थोड़ी लिखना होता है, वो बस इसलिए आपको एग्ज़ाम इसलिए लिया जा रहा है कि इससे ये पता चले कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे चीज़ों को। बट समटाइम्स इट गोज़ ओवरबोर्ड, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऐसा लगता है कि सिर्फ वही पढ़ लोगे, कर लोगे तो सक्सेसफुल हो, और वो नहीं करोगे तो बेंचमार्क आपने सेट कर दिया है। हाँ, और ये भी कहते हैं सोसाइटी वाले कि इफ़ यू कैन रीड एंड राइट वेल तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझदार हो अपनी हेल्थ को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने मनी को लेके, इवन दैट इज़ ऑल्सो बीइंग इंटेलिजेंट। वाह, एक बचपन की लाइन याद आ रही है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। एंड दिस मेक्स सो मच ऑफ सेंस ओवर हियर। वाह। बट कुछ लोग बहुत समझदार हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हुए भी वो अपने फ़ोन से लगे रहते हैं। एंड आजकल डिजिटल डिमेंशिया एक टर्म आया है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट लव इज़ अ मोबाइल फ़ोन, सुबह उठने से पहले, उठने के बाद, रात को सोने से पहले उसके साथ ही रहता है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ब्रेन पे फ़ोन को यूज़ करने से? एक तो हमारा फोकस और अटेंशन बहुत कम हो गया है, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आप जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो ब्रेन में, आप मैंने फ़ोन उठाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माना मेरे बगल में फ़ोन बज रहा है, मैं उस फ़ोन को भी देख रहा हूँ, अब मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। अब जब भी आप कुछ फ़ोन में कुछ चला रहे हो, माना आपने कहा रात को सोने के पहले आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली ऑनलाइन, जो आपको ठीक लगी नहीं लगी, जो आपको अच्छा लगा एंटरटेनमेंट के लिए चाहे इन जनरल। अब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस तो करेगा ना, ब्रेन को टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, उसमें सर्किट्स यूज़ होंगे, केमिकल यूज़ होंगे। अब आप उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होगी और नेसेसरी भी होगी। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए, अननेसेसरी का आपको क्या करना है, किसी काम की तो है नहीं। जब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो तो आपके ब्रेन में कुछ दिन तक टाइम तक रहेगी, उससे क्या होगा, जो आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं है, उसके लिए आपके पास फोकस ही नहीं बचा। इसलिए बहुत बार होता है कि सर मैं तो डॉक्टर साहब में बैठा था, मेरे को ना याद नहीं रहती चीज़ें, याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, फ़ोन वोन चलाते रहते हैं और याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि आपका फोकस और अटेंशन नहीं है, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया है। मेमोरी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहली है अटेंशन, दूसरी है रिटेंशन और तीसरी है रिकॉल। चौथा है बादाम। अखरोट भी। So attention, retention and recall. If you're not attentive, you'll not be able to make memories. The first thing is that you'll have to be attentive to make memories. आपका जब तक अटेंशन नहीं होगा, आप फोकस नहीं होगे किसी चीज़ पे, तो मेमोरी बनेगी नहीं, याद बनेगी नहीं। फिर याद को रखना ज़रूरी है। Do you mean कि attention means being mindful, being in the moment, being present? Yes, being focused. तो अगर आप उस मोमेंट पे वहाँ पर हो, माइंडफुल हो, तो वो मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा। अब फ़ोन से क्या होता है, आपने फ़ोन चलाया रात को, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब वो आपका ब्रेन तो प्रोसेस करेगा, कुछ अच्छी बुरी खराब जैसी भी होती, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो नॉर्मल चीज़ों के लिए जो ब्रेन चाहिए वो उतना नहीं। दो ब्रेन की इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, बट देयर इज़ ऑल्सो लिमिट्स टू इट। बट पीपल हु कैन मल्टीटास्क, आपने एग्जाम्पल लिया था अभी कि इन सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो फीमेल्स हैं, जिनको बचपन से बोला जाता है कि मल्टीटास्क, ये भी करो, तो उनका वो सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग हो गया। आज की डेट में व्हेन शी इज़ अगेन स्क्रॉलिंग, तो ये मल्टीटास्क में काउंट होगा? मल्टीटास्क में नहीं होगा। मैं आपको एक साइंस के बेस पे बताता हूँ, साइंटिफिकली आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो आप? हाँ, साइंटिफिकली ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। बहुत सारे यहाँ पे हमें लोग सुन रहे हैं हु हैव बीन रीडिंग
और वॉचिंग दो यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ कहते हैं कि टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, लर्न हाउ टू मल्टीटास्क एंड दिस एंड दैट, ऑल क्रैप. Multitask means how do you switch between task? स्विच टास्किंग, Switch task. Task switching. Actually task switching है, multitasking हो ही नहीं सकती. It is not theoretically possible. पॉसिबल. You can switch between tasks and you can switch faster or slower. जो फास्ट स्विच कह देता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्क कर रहा है, बट वो गलत है. इट्स अ मिसनोमर. मल्टीटास्क नहीं कर सकते. ब्रेन में सर्किट चल रहा है. अब कुछ सर्किट होते हैं जो अनकॉन्शियस सर्किट होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे मच्छर काट गया, तो वो सर्किट अलग ही है. तो उसमें आप मच्छर को मारोगे वो हो जाएगा. आप रात को सो रहे हो तो नींद आ रही है, मच्छर आया काटा, आप हाथ मारोगे, आपको सुबह याद भी नहीं होगा आपने कुछ किया. ठीक है, तो वो एक अनकॉन्शियस सर्किट है जो स्पाइनल कॉर्ड से और अलग सर्किट से चलता है. बट इन जनरल यू कैन नॉट मल्टीटास्क. ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क. ब्रेन कैन स्विच टास्क. सो जो मल्टीटास्किंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट उसमें होगा कि उसमें आपका फोकस और अटेंशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप फोकस्ड हो, आप अटेंटिव हो, तो आप टास्क स्विच जल्दी मार सकते हो और फिर आप बोल देते हो मल्टीटास्क कर लेते हैं. लेकिन अगर आपके दिमाग में फ़ोन की, दुनिया की 4 चीज़ें चल रही हैं, आप फ़ोन चला रहे हो ज़्यादा, फ़ोन की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो आपके काम की नहीं है, फिर आप नहीं कर पाओगे. इसलिए अटेंशन का प्रॉब्लम होता है फ़ोन चलाने से. सो फर्स्ट वन इज अटेंशन. बस. नंबर 2 रिटेंशन. रिटेंशन इज़ जो आपने, जो भी आपके पास मेमोरी आई उस अटेंशन से, इस फोकस से, उसको आप रिटेन करो. रिटेन करने का तरीका क्या है? स्लीप, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिलैक्सेशन. लेट दैट मेमोरी गेट फॉर्म्ड इन योर ब्रेन. लेट दैट सर्किट गेट फॉर्म्ड. रिटेंशन कैन बी बाई 2 ways. One is by keeping you calm, and the second is by repeating the same thing again and again, again and again, and again and again, and again and again. So those circuits keep on working. The circuits become stronger. The circuits that you use वो ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, और जो सर्किट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कम करेंगे. फिर आता है थर्ड, रिकॉल. जब आपने अटेंशन थी, फोकस था, उसके बाद आपने रिटेन कर लिया उसको, थर्ड चीज़ है रिकॉल. अब जब आप रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मेमोरी हो. आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं हैं तो आप निकालोगे कैसे? सो पहले तो आप बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे, फिर आप निकालोगे. सो ये तीनों सिस्टम बहुत ज़रूरी है. जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपका जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज आप काम कुछ कर रहे हो, आप इधर से फ़ोन आ रहा है. सो वी शुड अवॉइड इट. अननेसेसरी फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना. मोर ओवर जो रैंडमली स्क्रॉलिंग है, आपका टेंशन गया ही नहीं. आपने देखा फॉर 5-10 सेकेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. अटेंशन स्पैन कम हो रहा है ना हमारा. अटेंशन अब पहले रील आती थी, अब तो थोड़ी सी बढ़ गई है. पहले बीच में आता था कि 30 सेकंड की रील बनाओ, 1 मिनट की भी मत बनाओ. मतलब आप सोचो कि इतना अटेंशन स्पैन हमारा कम हो गया. सो ये एक प्रॉब्लम है. आप बिकॉज बहुत सारा कुछ आप एक साथ कर रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको प्रोसेस करना है. आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दे आर कंसर्न्ड द स्क्रीन टाइम फॉर द किड वो बहुत बढ़ता जा रहा है. तो वी अंडरस्टूड कि जितना वो देखेंगे स्क्रीन, तो उससे उनका जो अटेंशन है वो कम हो जाएगा या नहीं? अटेंशन कम होगा. क्यों कम होगा? बिकॉज एक तो स्क्रीन टाइम के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं. पहला तो अगर आप स्क्रीन को फिजिकली देखें तो आप स्क्रीन को बहुत पास रख रहे हो, आइज़ पे असर पड़ेगा. आइज़ पे असर पड़ेगा, बिकॉज आपके आइज़ के मसल को रिलैक्स होना चाहिए. सिलियरी मसल्स होते हैं जी, जो काम करते हैं. जब आप पास का नज़र देखते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर का देखते हो तो रिलैक्स हो जाते हैं. अगर आप ज़्यादा टाइम तक पास का देखते रहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहते हैं. उसकी वजह से हेडेक होना, बाद में डिस्टेंट विज़न, दूर के नज़र में कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. दूसरी चीज़ क्या होती है, स्क्रीन में सबको पता है ब्लू रेज होते हैं. एंड ब्लू रेज कॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिव केमिकल्स टू रिलीज, प्लस दे ऑल्सो डिस्टर्ब द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन. मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन था. They also disturb the secretion of growth hormones and these positive hormones. तो उसकी वजह से आपकी नींद और आपका जो रीजनरेशन है वो कम होता है. थर्ड थिंग फिजिकली दैट हैपन्स इज, आप अपना नेक को बेंड करके रखते हो, तो आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो गर्दन की हड्डी है, और डिस्क बोलते हैं ना, सर्वाइकल हो गया, डिस्क हो गया, हाथ में वो प्रॉब्लम आने लग जाती है. फोर्थ थिंग दैट हैपन्स इज यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग. आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हो बहुत ज़्यादा समय तक टकटकी, आपका फोकस, अटेंशन जो है वो ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप अटेंटिव नहीं कर पाते हो. एंड बच्चों में स्पेशली उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मिलती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, बिकॉज उनका ब्रेन उतना
एक्टिव नहीं होता कि उसको प्रोसेस कर सके। इसीलिए बहुत सारे ऑटिज़म के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हुए ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज जो एक स्कूल था, एक फिज़िकल इंटरेक्शन था, वो कम हो गया एंड स्क्रीन टाइम बढ़ गया। और स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या होता है, यू लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड। आपने देखा ना, मेट्रो में बैठे हैं 100 लोग बैठे हैं लाइन से, 50 सामने 50 सामने, सब अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में किसी को पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं, बिकॉज आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में खो गए हो और उस वर्चुअल वर्ल्ड में ही आप चल रहे हो। तो बच्चा क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। रियल उसका जो रियल टच बच्चा कैसे फील करता है, गुड टच, बैड टच, अच्छा टच, ख़राब टच, गिर जाओगे। जब साइकिल बाहर जाएगा नहीं, साइकिल पे बैठेगा नहीं, तो गिरेगा कैसे। अगर वीडियो गेम में ही साइकिल चला लेगा तो वीडियो गेम में ही गिरेगा, उसको कभी एहसास ही नहीं होगा। तो उसका वो ब्रेन, उसका जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके का होएगा ही नहीं। उसी को हम फिर ऑटिज़म बोल देते हैं। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से ये सब कुछ होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम्स दे कैन हैपन। सो स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड टू वट एवर इज नेसेसरी एसेंशियल। उसके ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे, एक बच्चा होगा, रात को वो सो रहा है बट उसके हाथ अजीब से काम चल रहे हैं एंड सम पीडियाट्रिशियन सेड कि बिकॉज उसका स्क्रीन कंजम्पशन इतना ज़्यादा है स्क्रीन टाइम का, उसकी वजह से उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है रात को, तो क्या हो रहा होगा उस समय। सो दे एक्ट आउट ऑफ ड्रीम। हो सकता है वो सो रहा हो, सोते टाइम वो सपना देख रहा है, दिन भर उसने स्क्रीन देखी, वो जो आप दिन में देखते हो वही आपको रात में सपने में आता है। तो आप एक्ट आउट ऑफ ड्रीम जिसको बोलते हैं वो कर रहे हो, आप सपने में हाथ पैर चला रहे हो। तो टेक्निकली जो आपकी स्लीप है, ऑब्वियसली आप जब सोते हो तो आपको सपने आते हैं, तो सपने में आप हाथ पैर चला रहे हो। बच्चों के साथ साथ हम बड़े लोग भी जब अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, आपने कहा कि उसकी वजह से जो मेलाटोनिन है वो कम प्रोड्यूस होगा, तो हमें नींद आसानी से नहीं आएगी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि रात को सोने से पहले, जब अब ये बोलो कि फ़ोन मत यूज़ करो तो लोग कहेंगे कि नहीं वो तो हम यूज़ करते ही हैं, तो व्हाट इज़ द अदर ऑल्टरनेटिव। सी, फ़ोन मत यूज़ करो इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव। सी, फ़ोन यूज़ करो फॉर योर रिक्वायरमेंट, डोंट मेक फ़ोन योर रिक्वायरमेंट। आप फ़ोन को अपनी ज़रूरत मत बनाओ, अपनी ज़रूरत के लिए फ़ोन को यूज़ करो, ये बात है। तो आप फ़ोन यूज़ नहीं करना तो ऑप्शन आज के टाइम में है ही नहीं, ठीक है। रात को सोने से पहले, रात को सोने के पहले, देखिए रात को सोने के पहले स्पेशली अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप रख दें, अवॉइड करो, आराम करें। एक मैंने जैसे आपको बोला स्लीप हाइजीन, एक डार्क क्वाइट रूम जिसमें आपके आसपास कोई शोर शराबा ना हो, कोई स्टिमुलस नहीं आए आपको, कोई सेंसरी स्टिमुलस। 3 तरीके के होते हैं, देखना, सूंघना, सुनना और टच। ये 4 ही स्टिमुलस हो सकते हैं। तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलस आपके पास नहीं आए, तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलस से आप अवॉइड करो और आराम से सोने की कोशिश करो। यू कैन हम समथिंग और यू कैन, if you want to listen, you can listen to very mild music, but again I personally feel that if you, sensory stimulus should be avoided, and even light music is kind of a sensory stimulus. What happens is कि कुछ टाइम बाद हम यूज टू हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है वो सुन के सोने की। बॉडी में वही सर्किट, दिमाग का सर्किट, सोने वाला सर्किट तभी एक्टिवेट होगा जब आपका वो गाना बजेगा या वो पर्टिकुलर ट्यून बजेगा। हम कुछ लोग कहते हैं कि अगर लाइट भी ऑन हो तो हमें नींद आ जाती है, तो उन लोगों का सर्किट्स उस तरीके से हैं, बट वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। इन जनरल आप किसी को, ज़्यादातर लोगों को देखोगे तो उन्हें या तो बहुत मिनिमल सी लाइट चाहिए या बिल्कुल डार्क वाइट रूम चाहिए। तो फ़ोन नहीं चला, फ़ोन से अगेन आप सोते हो तो मेलेटोनिन, मैंने आपको बताया, ब्लू रेज आएंगे और आपको सेंसरी स्टिमुलस मिल रहा है, दिखने का भी सुनने का भी, 2 सेंसरी स्टिमुलस मिल रहे हैं। आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने मुझसे बहुत सारे पूछे मेरा काम है। आप एक बात बताओ, माना आपको कभी दर्द है तो आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि बार बार वहाँ पे फोकस जाता है कि नहीं, पर नींद क्यों नहीं आती? नींद तो माना आप 2 दिन से नहीं सोए हो और आपको पेन हो रहा है लगातार, तो आपको पेन में नींद क्यों नहीं आती? पेन में नींद क्यों नहीं आती? तो मैं आपको एक साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ, ग्रॉसली, फाइन तो नहीं। ब्रेन में कुछ एरियाज़ हैं जो स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम और आप कॉन्शियस हैं और एक है अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस हैं एक पर्टिकुलर एरिया के काम की वजह से, और अगर वो एरिया काम करना बंद कर देगा तो उसकी वजह से हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। उसमें से एक एरिया है थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ब्रेन का सर्किट है, जो ब्रेन स्टेम, जो मैंने आपको छोटा दिमाग बताया, उसके कुछ हिस्से हमारे कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
अब प्रॉब्लम क्या होता है कि और जो थैलेमस है उससे पूरे ब्रेन में सिग्नल जाता है आगे। जो पेन है, पेन का जो आपका फाइबर है वो आपके हाथ पैर से सीधा थैलेमस में जाता है। जब आपको दर्द हो रहा है तो वो फाइबर लगातार स्टिमुलेटेड स्टेट में है और वो थैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है और थैलेमस आगे पूरे ब्रेन में जा रहा है तो वो पूरे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आप नहीं सो पाते। अब आप सोचो कि अगर आप ये एक सेंसरी स्टिमुलस है पेन जिससे आपको नींद नहीं आ रही, फोन गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंसरी स्टिमुलस साइमल्टेनियसली, वो एक साथ बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलस आपको दे रहे हैं, तो नींद आने में प्रॉब्लम होएगा ही। सो यू मीन टू से कि जो पेन किलर है वो इसको ऑफ कर देता है, हाथ वाले को, हाँ इसको ऑफ कर देगा, इसको तो ऑफ यहाँ कर से देगा, वहाँ तो पे यहाँ से signal वहाँ नहीं सिग्नल जाएगा नहीं, तो आपका दर्द भी बंद हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो एल्जाइमर्स है, कहते हैं कि 10 से 15 साल पहले ही शुरू हो जाता है, ब्रेन के अंदर चेंजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि अरे ये तो इंसान भूलने लग गया है, ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ डू आई गेट टू नो कि मुझे एल्जाइमर के सिम्टम्स हैं, चाहे वो इतने अपरेंट नहीं है बट मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, और अगर मैं चलता रहा तो अगले 10-15 साल के अंदर मुझे अल्जाइमर हो जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, अल्जाइमर जो है इट्स एन रिलेटिवली अंडर डायग्नोस्ड डिजीज़। अंडर डायग्नोस मीन्स अराउंड 70 to 90% ऑफ लोग जिनको अल्जाइमर्स, जो एक पार्ट ऑफ डिमेंशिया है, उनको डिमेंशिया का डायग्नोसिस ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है उनको डिमेंशिया है, दे आर नॉट डायग्नोस्ड। अब आपने बिल्कुल सही बात बोली, हम जो हमारी मेमोरी है, आपको मैं इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे के बताता हूँ। बैंक में लॉकर है आपके पास, पेन ड्राइव है आपके पास, आपके पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है, 32 GB, 64 GB, 128, वट एवर। ब्रेन वो पेन ड्राइव है जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, अनलिमिटेड। ये जियो का अनलिमिटेड प्लान है या एयरटेल का अनलिमिटेड प्लान है, इसकी कोई वो नहीं, और ये भगवान ने आपको दे के भेजा है, इसके लिए आपको पेमेंट भी नहीं करना, बस उसको मेंटेन करना है। एज के साथ क्या होता है, आप पेन ड्राइव में चीज़ें डालते गए, एक बार पेन ड्राइव की मेमोरी फुल हो गई, ब्रेन शुरू में ब्रेन की कोई कैपेसिटी नहीं है, अनलिमिटेड कैपेसिटी। जैसे जैसे एज होती है ब्रेन श्रिंक करता है, तो पहले तो ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और फिर वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैंने आपको मेमोरी की 3 स्टेज बताई थी, अटेंशन, रिटेंशन, रिकॉल। रिटेंशन के लिए जगह तो चाहिए, आप पेन ड्राइव में तभी तो कुछ डाल पाओगे जो उस पेन ड्राइव में स्पेस है। आपकी पेन ड्राइव का स्पेस जो है वो भर गया, अब जो पुरानी चीज़ पड़ी थी वो तो पड़ी है, वो तो कहीं नहीं जाएगी, नई चीज़ नहीं जा पाएगी। ऐसे ही जब ब्रेन श्रिंक करता है, एज की वजह से सिकुड़ता है, तो ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपकी चीज़ों को रिटेन करने की, याद करने की कैपेसिटी, उनको वापस रिकॉल करने की कैपेसिटी, बिकॉज वो रिटेन ही नहीं हुई, तो कम हो जाती है। और वो कब होता है, पुरानी चीज़ों के लिए नहीं, नई चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपने खाने में क्या खाया, आपने किसी से फ़ोन पे बात की, क्या बात करी, भूल गए, मैंने ये काम करना था मैं भूल गया। लेकिन इसको ही हम डिमेंशिया बोल देते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर भूलना डिमेंशिया नहीं होता है। माना हाउ डू आई गेट टू नो कि ये भूलना डिमेंशिया है, अगर वो आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करता तो वो एक प्रॉब्लम है। आपने एक एग्जांपल दिया था शुरू में, कार की कीज़ लगाई नहीं लगाई, याद नहीं रहा, आप कुछ और सोच रहे थे, आपका अटेंशन ही नहीं था, तो रिटेंशन रिकॉल नहीं आया। लेकिन अगर आपकी डेली होने लग जाए, रूटीन आपकी हैम्पर होने लग जाए, इसकी वजह से आपको तकलीफ होने लग जाए, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप रास्ते भूल जा रहे हो, रोज़ रोज़ गलत जगह चले जा रहे हो, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वंस इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, आपकी जो दैनिक दिनचर्या के काम हैं, अगर उसमें ये तकलीफ़ देने लगे, तो ये भूलना डिमेंशिया का लक्षण है। और डिमेंशिया जनरली ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 60 मोस्टली, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डिमेंशिया के होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन रीज़न है अल्जाइमर्स डिजीज़, जो एज की वजह से होता है। बट अल्जाइमर्स डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है, डिमेंशिया के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी थी कि 15 साल पहले ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही,
सो ब्रेन आज उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अब वो उस लेवल तक आने में कि जब वो अब कैपेसिटी बहुत कम हो गई, इतनी कि आपको दिखने लगे और आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को इफेक्ट करने लगे, उसमें 15 साल लगते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये बात जानने का कि वो 15 साल पहले कब होने लगी, इसके बहुत कम हमारे पास तरीके हैं। कुछ ब्रेन स्कैन्स होते हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है, कुछ ब्रेन में बायोमार्कर्स हम टेस्ट कर रहे हैं जो कि अर्ली फेज़ में रिसर्च लेवल पे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम होने वाली है और एटलीस्ट आप उसकी स्पेस जो है, स्पीड जो है, उसको कम कर सकें। और हमने शुरू में एक बात करी थी न्यूरो इन्फ्लेमेशन की। पहले माना जाता था कि अल्जाइमर्स मेनली डीजनरेटिव है, लेकिन अभी बोला जाता है कि थोड़ा न्यूरो इन्फ्लेमेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी फ़र्क पड़ता है। तो जैसा आप मान लो कि ब्लैक में अगर रानी मुखर्जी को पहले ही पता चल जाता कि जो टीचर है वो उसको भूलने की दिक्कत, अल्जाइमर होने वाला है, तो वो हो सकता है बहुत सारी बातें जो कहना चाहती थी वो पहले कह देती। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं जिससे हमें पहले पता चले, पर हाँ कुछ स्कैन्स, कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है। अगर ये डिमेंशिया, भूलने की दिक्कत आपको डेली इफेक्ट करने लग जाए, तब आप मानो कि हाँ ये कंसर्न है और अब ये डिमेंशिया हो गई है। ये भूलने की दिक्कत जनरल भूलना नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। आई नो ऑफ समवन जिनको खाना खाना है या वॉशरूम जाना है वो तो याद रहता है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, वो याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? पर्टिकुलर सर्किट्स, जो ब्रेन के अलग अलग टाइप के डिमेंशिया में अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिमेंशिया आपने बताया, उसके ब्रेन में एक पार्ट होता है टेम्पोरल लोब, उसके इफेक्ट ज़्यादा होता है, पहले वो इफेक्ट होता है। तो टेम्पोरल लोब का काम है मेमोरी को स्टोर करना, ठीक। जो कुछ ब्रेन का पार्ट होता है फ्रंटल लोब, अगला हिस्सा, उसका काम होता है जजमेंट, किसी भी चीज़ को जज करना, इमोशंस, वो काम होता है। तो अगर किसी को फ्रंटल लोब ज़्यादा पहले जा रहा है, इसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं, उसमें आपका जजमेंट चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको चाय कितने लोगों की बनानी है, कितनी पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, आप वो भूल गए। तो अलग अलग टाइप के डिमेंशिया में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो मोस्टली जो सबसे कॉमन होता है वह अल्जाइमर होता है, उसमें मेमोरी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जनरली हम बोलते हैं मेमोरी बोलना है डिमेंशिया है। बट बहुत सारे लोगों को मेमोरी के साथ बिहेवियर की प्रॉब्लम होगी, वो ओपन में शौच करने लग जाएंगे, यूरिन पास करने लग जाएंगे, कहीं किसी के सामने भी कपड़े उतार देंगे, उनका जजमेंट नहीं होगा, या कुछ अजीब से बिहेव करेंगे, कुछ उल्टी उल्टी बातें करने लग जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, उठ के बाहर जाने लग जाएंगे। ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं डिमेंशिया के। सो मूड स्विंग्स या फिर इरिटेट होना बार बार, वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को डिमेंशिया है उनमें इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स होते हैं। रिसर्च करते वक्त ये पता चला कि माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक नहीं है, एक न्यूरोवैस्कुलर कंडीशन है। तो ये आप समझाइएगा कि इसका क्या मतलब होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको हेडेक रहता है और दे कांट डिफरेंशिएट कि वो माइग्रेन है या फिर हेडेक है। तो क्या फ़र्क है माइग्रेन में और हेडेक में? सी, कुछ तो माइग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो मतलब कुछ टिपिकल चीज़ें हैं जो माइग्रेन में होती हैं, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको माइग्रेन है। तो पहले तो वो बता, पहले मैं आपको मोटा मोटा सिर दर्द के बारे में बताता हूँ। देखो, सिर दर्द अगर आप मेडिकली बोलो ना तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। ओके। सेकेंडरी का मतलब किसी कारण से दर्द है। फॉर एग्जांपल आपकी नज़र का चश्मा नंबर ठीक नहीं है, या आपको चश्मा लगने वाला है, या फॉर एग्जांपल आपको खांसी ज़ुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो सिर दर्द होगा। माना आप सोए नहीं हो तो आपको सिर दर्द होगा, थके हुए हो, सिर दर्द हो गया। तो ये होता है सेकेंडरी हेडेक, किसी दूसरे कारण की वजह से। एक होता है प्राइमरी हेडेक, जिसमें हेडेक इन इटसेल्फ, अपने आप में हेडेक एक बीमारी है, और उस प्राइमरी हेडेक का सबसे कॉमन कारण है माइग्रेन। जैसा आपने बताया, माइग्रेन न्यूरोवैस्कुलर हेडेक है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका समझें कि माइग्रेन में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी में नॉर्मली रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स हैं बहुत सारे, उन्हीं हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस को लेके या उन हार्मोन्स के लिए आपके ब्रेन की जो नर्व्स हैं दे बिकम ओवर सेंसिटिव। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको। माना मैंने आपको इंजेक्शन लगाया, किसी को तो थोड़ा सा पेन होएगा, किसी को उसी इंजेक्शन से ज़्यादा पेन होगा। हार्मोन्स तो सब में हैं, लेकिन कोई उन हार्मोन्स के लिए ओवर सेंसिटिव है। तो जैसे ही उन हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होगा, सडनली आपके जो पेन रिसेप्टर हैं ब्रेन के, दे आर ओवर सेंसिटिव, उसकी वजह से वहाँ आपको हेडेक हो जाए।
इस और अगर ये हेडेक बार बार होता है तो इसको हम बोल देते हैं माइग्रेन। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपका कि कब ये बोलें कि हेडेक जो है ये माइग्रेन है, नॉर्मल हेडेक नहीं है। तो अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है, माना आपको महीने में हर महीने 1-2 बार हो रहा है या 2-4 बार हो रहा है, एक साइड में ही हो रहा है, पूरे सिर में नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसा हाँ, होता है। ऐसा जनरली माइग्रेन का हिंदी भाषा में अर्धकपाली बोलते हैं। अर्धकपाली। अर्धकपाली माने अर्ध माने आधा, कपाली माने सिर, तो आधे सिर में दर्द होना। दो, ऐसा नहीं कि माइग्रेन में आधे सिर में ही होता है, बट अगर आपको आधे सिर में होता है तो उसका माइग्रेन होने का चांस ज़्यादा है। सिर दर्द के साथ आपको उल्टी का जी करे या उल्टी आ जाए, आपसे रोशनी की तरफ ना देखा जाए, कोई बोले तो आपको चिड़चिड़ापन लगे कि क्यों बोल रहे हैं, तो परेशान हो गए, आपकी आंखों से पानी आए, आंखें लाल हो जाएं, ये सब माइग्रेन के लक्षण होते हैं। अगर वो धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है और फिर पूरा दिन रह रहा है जब तक आप पेन किलर नहीं ले रहे या जब तक आप सो नहीं जाते हो, तो ये माइग्रेन है। अगर ये हेडेक जो है वो कभी कभार ऐसे आपको हो गया और उसका कुछ पर्टिकुलर आपको ट्रिगर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपने नींद नहीं ली, खांसी जुकाम हो गया या और कोई रीज़न है, तो फिर ये सेकेंडरी हेडेक है, ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन में जैसा कि आपने बताया कि अर्धकपाली मैंने बोला, तो ऐसा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आधे सिर में ही होगा। ये एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि आपके आधे सिर में दर्द, माइग्रेन में आधे सिर में ही होता है जी, मेरे तो पूरे सिर में हो रहा है तो मुझे माइग्रेन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। माइग्रेन में आपको आधे में भी हो सकता है, पूरे में भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, आगे की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि आपको किसी आधे सिर में ही होगा, राइट या लेफ्ट में। तो ये कई बार मेरे पास पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं, वो कहते हैं सब मेरे को तो माइग्रेन, आप बोल रहे हो मुझे आधे सिर में नहीं होता, मुझे तो यहाँ दर्द है, बट वो माइग्रेन हो सकता है। और माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। मैंने आपको कारण क्या बताया, हार्मोन्स ऊपर नीचे, आपकी नर्व ओवर सेंसिटिव है, हार्मोन्स को ऊपर नीचे करने वाली चीज़ों को हम ट्रिगर बोल देते हैं। जैसे तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़, नींद कम होना, टाइम पे खाना नहीं खाना, स्ट्रॉन्ग स्मेल या परफ्यूम, स्ट्रेस, कुछ पर्टिकुलर लोगों में कुछ खाना जैसे कि चॉकलेट खाना, अल्कोहल, ये सारे ट्रिगर हैं जो कि माइग्रेन के अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं या लाते हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिल जाते हैं आसानी से, वो अपने कप और सब ऑफ, बैक टू वर्क। कितना हेल्दी है कि पेन किलर खाना, दर्द को सप्रेस किया और बस। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मलेरिया है या और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, मलेरिया का इलाज नहीं करा रहे, तो मलेरिया ठीक होगा नहीं। सो जो OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, ये आपकी पेन को ठीक कर रही हैं, पेन के कारण को नहीं। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो आपको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करता, आपको कारण नहीं बता देता, वो है सही इलाज बीमारी का। जब तक आपके घर में माना कोई पाइप लीक कर रहा है, आप पानी भर के बाहर फेंकते रहो, आपने लीकेज को सील नहीं किया। जब लीकेज को सील नहीं किया तो वो तो वापस लीक करेगा, वो फिर से आएगा, फिर पानी भरेगा, आप फेंकते रहो बाहर। सो ओवर द काउंटर मेडिकेशन से एक तो वन, यू नेवर नो कि आपको है क्या, बिकॉज हेडेक सिर्फ माइग्रेन तो एक टाइप ऑफ हेडेक है, हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ 100 अदर थिंग्स। ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं हेडेक। लेकिन वो हेडेक माइग्रेन है ये आपको तो डॉक्टर ही बताएगा। सेकेंडरीली जब आप ज़्यादा पेन किलर खाते जाते हो लेट स्टेजेस ऑफ माइग्रेन में, तो माइग्रेन का दर्द पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो अगर आप माइग्रेन की एक ट्रीटमेंट की खास बात है, जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं, तो आगे चल के माइग्रेन बढ़ेगा नहीं। और अगर आप सिर्फ दर्द की दवाई लेते रहेंगे, एक तो माइग्रेन ट्रीट हो नहीं रहा, दर्द की दवाई की आपको आदत पड़ गई, धीरे धीरे दर्द की दवाई भी काम नहीं करेगी और आप फंस जाओगे। और दूसरी चीज़, इन पेन किलर्स का आपके पेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके पेट में अल्सर्स हो सकते हैं, आपकी किडनी पे फ़र्क पड़ता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो वी शुड एज लॉन्ग एज पॉसिबल हमको अवॉइड करना चाहिए ये पेन किलर खाना ओवर द काउंटर। अगर आपको खाना ही होगा तो एनीवेज आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा कि आप खा लो। सो एक कंसल्टेशन तो बनता है। सीजर्स, दौरे पड़ना या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना, वो क्यों पड़ते हैं? मिर्गी के दौरे का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस। मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, एक्साइटेटरी केमिकल, इनहिबिटरी केमिकल।
तेज करने वाले, एक्टिविटी बढ़ाने वाले केमिकल, जब इन केमिकल का इम्बैलेंस हो जाए, जो एक्साइटेटरी केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, स्पार्किंग हो जाए, उसकी वजह से हमारी एकदम दौरा आता है, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं। और क्या कारण है कि किसी को अगर दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो क्या कारण होता है? यही केमिकल इम्बैलेंस। बट बहुत सारी बार मिर्गी के दौरे पड़ने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको केमिकल इम्बैलेंस बताया जो मोस्ट कॉमन कारण है। इसके अलावा ब्रेन में कोई इन्फेक्शंस हो गए, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, एक कीड़ा होता है जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोल देते हैं, वो इंडिया में बहुत कॉमन कारण है एपिलेप्सी का। जो गोभी में होता है? गोभी में, हाँ, बोला था ना मंचूरियन मत खाओ, घुली दो, मतलब दिस एक्चुअली वो ज़्यादा चला गया, बट एज इन वो एक एग्जाम्पल है कि आप धुली हुई सब्जियाँ खाओ, किसी भी सब्जी में इट कैन गो इन, इट्स नॉट कि सिर्फ गोभी में होता है, तो वो थ्रू गट आपके ब्रेन में चला जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेन में कुछ और चोट लगने की वजह से हो सकता है, बट मोस्टली केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। और अगर एक से ज़्यादा आपको दौरे आते हैं तो उसको हम मिर्गी की बीमारी बोल देते हैं। तो एक हो गया मिर्गी का दौरा और एक हो गया मिर्गी की बीमारी। मिर्गी का दौरा तो जो मैंने आपको बताया केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और अगर वो किसी को बार बार दौरे आते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि इसको मिर्गी की बीमारी है। तो किसी को अगर बार बार दौरे आते हैं तो वो क्या कर सकता है? क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल। सो एपिलेप्सी के ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली ट्रीटमेंट कराओ, डायग्नोसिस करवाओ। जैसे मैंने आपको कारण बताया कि अगर माना टीबी की वजह से है तो टीबी का ट्रीटमेंट कराओ, अगर माना इस कीड़े की वजह से है तो उस कीड़े का ट्रीटमेंट लो, मेडिकली ट्रीटमेंट हो सकता है, या अगर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है तो उसकी भी दवाई से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड 50% मरीज़ अगर वो 2 से 3 साल दवाई खाते हैं तो उसके बाद उनकी दवाई छूट जाती है एंड दे कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, उनको दोबारा दौरे नहीं आते। और जो बाकी बचे हुए लोग भी होते हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों के दौरे दवाई से तो अच्छी तरह से कंट्रोल रहते हैं। सिर्फ 5 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दौरे दवाई से भी कंट्रोल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। कौन जिन्हें माइग्रेन होता है, आई फॉरगॉट टू आस्क दैट क्वेश्चन बिफोर, जिन्हें माइग्रेन होता है उन्हें ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? ब्राइट लाइट, टू मच ऑफ एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, लाउड नॉइस स्पेशली इन कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा होता है। जैसे आप डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे हो, ब्राइट लाइट लाउड नॉइस, थिएटर में मूवी देखने चले गए, ब्राइट लाइट लाउड नॉइस, ये। इसके अलावा पर्टिकुलर एल्कोहल इज़ अ वेरी वेरी कॉमन ट्रिगर ऑफ माइग्रेन, एंड स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज़, स्ट्रेस एंड स्लीप, एल्कोहल बहुत ज़रूरी है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, हम चाहे कहीं जिम जाएं या कहीं अगर ट्रैवल भी करें या मेट्रो में जाएं तो कान में ईयरबड लगा के गो। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सिर पे, हमारे ब्रेन पे? अगेन टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू मच ऑफ यू आर कट ऑफ फ्रॉम सराउंडिंग, यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर फिजिकल स्टिमुलेशन। एक तो ये चीज़ होगी कि आपके आसपास जो फिजिकल स्टिमुलेशन आपको मिलना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो आपको नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं चल रहा। सेकेंडरीली आपके ब्रेन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा वो भर रहा है, आपका फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज इधर कुछ और जा रहा है, इधर कुछ और हो रहा है, हाथ कुछ और कर रहे हैं, हाथ कुछ और कर रहे हैं, दिख कुछ और रहा है, आपके अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस ऑर्गन्स को अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस मिल रहे हैं, वो सिंक में काम नहीं कर रहे। इधर से और स्टिमुलस आ रहा है, इधर से और आ रहा है, इधर से और आ रहा है। तो आपका ब्रेन इज़ काइंड ऑफ ओवरवर्क्ड, कन्फ्यूज्ड कि मैं करूँ कहाँ, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मोर ओवर, जैसे मैंने आपको बताया, सेम सर्किट अपने आप को रिपीट करते हैं। एक आपने एक बात पूछी, मैं बताता हूँ। जैसे बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं टीवी देखते देखते पढ़ूंगा या मैं फ़ोन देखते देखते पढ़ूंगा। तो क्या होता है, अब आपने क्या किया, अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है, आपने लिंक कर लिया उस पर्टिकुलर टीवी के एपिसोड या कार्टून या फ़ोन की पर्टिकुलर मेमोरी को अपनी याद के साथ। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे पेपर देने, तो वो तो मिलने नहीं वाली, तो वो वाला जो सर्किट है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपको वो चीज़ दोबारा याद नहीं आएगी। उस समय तो लग रहा है आपको याद हो गई जब गाना चल रहा है, और वो गाने के साथ लिंक हो गई है। अब वो जब गाना तो चलेगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, फिर आपको याद नहीं आएगी, फिर आप कहते हो पढ़ा तो था भूल गया, बिकॉज अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस था, आप तो अलग ही, आपने लिंक ही अलग कर दिया, आपका सर्किट ही अलग चल रहा है। सो ब्रेन इज़ ऑल अबाउट सर्किट्स। एंड दूसरी चीज़ जो आप एपिलेप्सी के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, एक लोगों को पता है कि हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, दौरे आ जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीज़र या मिर्गी का दौरा है। बट एक और टाइप ऑफ सीज़र या एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा भी होता है, जिसमें आप बेहोश नहीं होते, आपके हाथ पैर टाइट नहीं होते, आप थोड़ी देर के लिए बस ऐसे देखते हो,
सो थोड़ी देर के लिए आपका जो अटेंशन है, जो आपका अवेयरनेस है, वो चला जाता है और एक वैकेंट स्टेयर ऐसे आप देखते रहते हो, ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे मुंह चलाओगे, ऐसे देखोगे एंड देन ठीक हो गया. सो हाथ पे टाइट होना तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी है, बट दूसरे टाइप के दौरे जिसको लोग नहीं पहचानते वो ये है कि थोड़ी देर के लिए एकदम अटेंशन फोकस चला गया एंड देन यू कम बैक टू नॉर्मल, पता ही नहीं चलता कि आया था. तो ये भी दौरा होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर्स. जो बड़ा दौरा होता है, उस जो हाथ पे टाइट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर. तो ये 2 टाइप के सीजर होते हैं. और आप सीजर की बात है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक स्टिग्मा है, ऐसे स्टिग्मेटाइज्ड बहुत समाज में ना एक वो है कि एपिलेप्सी हो गई, पता नहीं क्या हो गया, बताना नहीं है, पड़ोसी को भी नहीं बताना है, ये हो जाए, बहुत प्रॉब्लम है. जबकि एपिलेप्सी इज़ वेरी कॉमन डिजीज़, बहुत कॉमन है, इतनी अनकॉमन नहीं है जितना हमको लगता है. बिकॉज हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा पेशेंट आते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉमन. और एपिलेप्सी का अगर टाइमली अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनके दौरे कंट्रोल में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों की दवाई भी बंद हो जाती है. एक और पॉइंट था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं. आपने कहा कि वो गाने सुनते हुए चीज़ों को याद कर रहा था, अब एग्ज़ाम टाइम पे गाने नहीं बज रहे हैं. दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मेमोरी विच इज़ मच मोर पावरफुल दैन द रोट लर्निंग, कि रट्टा मार के जो हमें याद रहता नहीं है. तो ये कैसे काम करता है कि एक बच्चा जो आपको सुन रहा हो, या माँ जो सुन रही हो, फादर जो सुन रहे हो, कि हाँ अब से बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाएगा तो वो याद रहेगा एग्ज़ाम में. सर्किट मुझे उसमें था अलग अलग पार्ट, मुन्ना भाई सर्किट. हाँ बिल्कुल वो वाला ही सर्किट है. तो आप देखो ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं. जो आप सुनते हो वो ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जाता है. मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ. फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब. ओके, ठीक है. एंड पैराइटल. फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, इधर ये टेम्पल हो गया ना, टेम्पल हाँ, सॉरी temple, टेम्पोरल temple. एंड पैराइटल. पैराइटल. ठीक है, ओके. ठीक है. सो हर एरिया का अलग अलग काम है. आपके हर सेंसेशन, जो आपकी आँख की नज़र जाती है वो आपकी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाती है, यहाँ से ट्रेवल करके. ओके. आप जो कान से सुनते हो वो आपके टेम्पोरल लोब में जाता है. जो आप नाक से सूंघते हो वो आपके फ्रंटल लोब में, इधर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है. जो आप छूते हो वो आपके पैराइटल कॉर्टेक्स में जाता है. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड छू रहे हो. तो अब ब्रेन के अलग अलग कॉर्टेक्स का एरिया स्टिमुलेट हो गया, उसके सर्किट बन गए. माना मैंने एक टेक्सचर को छुआ, आजकल आप देखते हो ना वो आते, जब टच करोगे डॉगी है तो वो, तो आपने टच से किया, आप देख भी रहे हो, आप छू भी रहे हो, अगर वो भौंक रहा है तो आप सुन भी रहे हो. अगर डॉगी की बात करें, आपके 3 सेंसरी स्टिमुलस गए अलग अलग अलग, और उन तीनों ने कनेक्शन बना लिया आपस में. कनेक्शन बन गया. अब आपको जब एक मिलेगा तो दूसरा पार्ट अपने आप स्टिमुलेट होने लग जाएगा. अच्छा ये ऐसे, आंख बंद है, अच्छा छुआ था, अच्छा वो मेमोरी याद आ गई, वो विजुअल मेमोरी आपके पास अपने आप पास आ गई. अब आपने टच, विज़न और हियरिंग तीनों को कंबाइन कर लिया. जब आप एक मेमोरी को स्टिमुलेट करते हो तो सर्किट पूरा चल पड़ा. My 2-year-old, when he sees a dog on a paper, या फिर किसी अगर किताब में देखता है किसी डॉग को, या फिर सोसाइटी में अगर उसका आवाज़ आती है एक डॉग की, तो वो बिल्कुल, एंड वो एक्ट भी करेगा, बिकॉज हमने उसको दिखाया है कि कैसे एक्ट करता है डॉग, कैसे चलता है. तो आप इस पूरे सर्कल में आप कहीं भी स्टिमुलेट करोगे, सर्कल तो पूरा स्टिमुलेट होगा, सर्किट तो पूरा स्टिमुलेट होगा. इसलिए आप जितने मोडालिटी से पढ़ाते हो बच्चे को, उतना ही उसको ज़्यादा चांस है कि वो उसको रिमेंबर करेगा. इसलिए बोलते हैं कि जो आपने देखा है, अगर वो सुना भी है, वो समझा भी है, तो वो ज़्यादा याद रहेगा. अगर सिर्फ एक ही चीज़ है, अब जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री हमें पता नहीं थी, मतलब मुझे तो हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, याद क्यों नहीं रहती थी, देखा ही नहीं है. यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी में कि अमेरिका की खोज इसने की थी, वो फलां आया, वो ढीमका आया, इस जगह गया, उसकी ये सीमा, आपने कभी देखा नहीं. अगर मैं आपको उस जगह ले जाके दिखाऊं, या एक विजुअल कुछ चीज़ दिखा दूं, एक 3D पिक्चर दिखा दूं, तो आपका उससे एसोसिएशंस हो जाएंगे. और जितने एसोसिएशन आपने सर्किट के एक जगह स्टिमुलेट किया, मल्टीपल जगह से फीडबैक्स आए, एंड देन यू बिल्ड ऑन इट. सो इट इज़ ऑल अबाउट सर्किट्स. वन मोर चैलेंज, आज के टाइम पे स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया है. हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन की बात कर रहा हूँ. ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक कहते हैं. क्यों इतना बढ़ रहा है?
लाइफस्टाइल, जो रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के हैं वो सेम ब्रेन अटैक के हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, ये सारे कारण जो हैं, ये जो ब्रेन है उसमें स्ट्रोक का कारण होते हैं। तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि स्ट्रोक होता क्या है। जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ब्लड से पहुंचता है। ब्लड पहुंचाने के लिए छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो ब्रेन को ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अगर इन पाइप्स में ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ब्रेन काम करना बंद कर देगा। अगर ये हार्ट को नहीं पहुंचेगी तो हार्ट अटैक होगा, और अगर ब्रेन को नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन अटैक होगा। अब ब्रेन के 4 हिस्से होते हैं, अगला, पिछला, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ब्रेन का लेफ्ट बॉडी के राइट को, और बाकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट साइड में होती है। और ब्रेन का पिछला हिस्सा जो है वो बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके राइट साइड में ऑक्सीजन कम हुई तो ब्रेन के राइट साइड ने काम करना बंद किया, तो लेफ्ट साइड में वीकनेस होगी। और अगर लेफ्ट में ऑक्सीजन कम हुई, लेफ्ट की वेसल बंद हुई, तो और साथ के साथ बैलेंस की दिक्कत आएगी। अब खून की नस ब्लॉक क्यों होएगी? वो इसलिए होती है कि आप समझो आपके घर में फ्लश है, आपने एयर इंडिया का सुना है ना, बहुत सारा कचरा डाल दिया, बंद हो गया। फिर वो कंप्लेन कर रहे थे। शरीर क्या है? शरीर हमारा जो बॉडी है उसमें कचरा डालते रहो, डस्टबिन की तरह कचरा डालते रहो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? कचरा फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो जो हम कुछ खाते पीते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वही है। तो अब हम उसमें कचरा खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, शुगर बीपी है जिसका इलाज नहीं कर रहे, ऑयल फैटी फूड खा रहे हैं, ढंग से सो नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन जो है धीरे धीरे जो खून की नसें जो होती हैं बॉडी की वो नैरो होने लग जाती हैं, और उनके नैरो होते होते धीरे धीरे वो या तो ब्लॉक हो जाती हैं या वहाँ से क्लॉट बनता है, ब्लॉक कर देता है ब्रेन, और उसकी वजह से हमें लक्षण मिलते हैं। तो जैसे पाइप ब्लॉक हो गया, दिक्कत हुई, ब्रेन के साथ होती है। एंड इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं कि हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल हो गया है, नींद कम है, और बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे वी कॉल इट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। सो अगर आप लगातार बैठे रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इट्स लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स। एंड इफ़ यू लिव इन दिल्ली, इफ़ यू डिवाइड द AQI by 22, it is the number of cigarettes you smoke every day. Wow, I'm a smoker. So all of us are. All of us are. So जो भी हम घर पे रहते हैं, अगर आप जो AQI को 22 से डिवाइड कर दो, उतनी स्मोक कर रहे हो आप सिगरेट। सो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा, जिसके बारे में बात ही नहीं होती, सिर्फ साल में 3 महीने बात होती है। दिसंबर नवंबर जब दिवाली आएगी तब बात होगी, दिसंबर जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। सो ये सारे रिस्क फैक्टर है। हार्ट अटैक के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, और जो ब्रेन अटैक है उस बारे में बात नहीं करते हैं लोग। तो जो ब्रेन अटैक है या स्ट्रोक है वो कितना लाइक कॉमन है, या इज़ इट लाइक इक्के दुक्के को होता है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं मोटा मोटा, तो हर 4 लोगों में से एक आदमी को ज़िंदगी में कभी ना कभी स्ट्रोक होगा। इंडिया का डेटा बताता हूँ। इंडिया का डेटा ये है कि अगर इंडिया के बारे में हम बात करें तो हर 40 मिनट में कोई आदमी स्ट्रोक से मरता है। हर 4 सेकंड में किसी ना किसी को स्ट्रोक होता है, हर 4 सेकंड में। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, मेरे आंसर करते करते 2 लोगों को हो गया। हर 4 सेकंड में किसी ना किसी को स्ट्रोक होता है, और हर 40 मिनट में कोई स्ट्रोक से मरता है। और अगर इस कमरे में आज 10 लोग हैं, तो मैंने आपको बोला 4 में से 1 को होगा, तो समझ लो 2 लोगों को तो पक्का स्ट्रोक होना है ज़िंदगी में कभी ना कभी। इतना कॉमन है और बहुत ज़्यादा ग्रेव है, बिकॉज एज यू सेड, बात ही नहीं करते, पता ही नहीं है। चेस्ट पेन हुआ, मस्कुलर भी हुआ, तो हॉस्पिटल जाएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे। लेकिन अगर अचानक से हाथ पैर में कमज़ोरी आ गई, मुंह टेढ़ा हो गया, या बोलने में दिक्कत होने लगी, ज़बान लड़खड़ा गई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, पता नहीं कुछ हुआ था, हाथ सो गया था, ठीक हो गया, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि लगता है कि ठीक है, ये तो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो दे कैन नॉट कनेक्टेड कि दिस इज अ सिम्टम ऑफ ब्रेन अटैक। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर आर सिम्टम्स। पहले आपको कुछ माइनर स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक या TIA, कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं बिफोर बड़ा स्ट्रोक होता है।
तो आपको अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो उसको ध्यान दें, उसको इग्नोर ना करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक है लक्षण का, उसको बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST, बी फॉर बैलेंस, एनी प्रॉब्लम इन बैलेंस। अचानक से आपको बैलेंस में डगमगाने लग गए, सीधा नहीं चल पा रहे हो, बैलेंस नहीं बन रहा है। ई फॉर आई, आँख से दिखने में दिक्कत हो गई, दो दिख रहे हैं या दिखना बंद हो गया अचानक से। एफ इज़ फेस, चेहरा टेढ़ा हो गया। ए इज़ आर्म एंड लेग, हाथ या पैर में ताकत नहीं है, आप फ़ोन पकड़ रहे हो, फ़ोन नहीं पकड़ पा रहे हो, ग्रिप नहीं आ पा रही है, ग्रिप नहीं आ रही, आपका हाथ उठ नहीं रहा, नीचे गिर जा रहा है बार बार। एस स्पीच, स्पीच का मतलब बोल नहीं पा रहे, ज़बान लड़खड़ा गई या समझ में नहीं पा रहे आप, कन्फ्यूज़न सा हो गया, तो अचानक से कन्फ्यूज़ हो गए। एंड लास्ट इज़ टाइम। टाइम क्यों? क्योंकि हर मिनट में ब्रेन डैमेज बढ़ता जा रहा है। हर मिनट में अराउंड 1.9 मिलियन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं ब्रेन की परमानेंट, और उनके डैमेज से कितने सर्किट्स डैमेज होते हैं, कितना नुकसान होता है। तो अगर आपको ये निमोनिक पता है, बी फास्ट, एनी ये सब कुछ अगर अचानक से हो, अचानक से बैलेंस की प्रॉब्लम हो, अचानक से दिखने की प्रॉब्लम हो, अचानक से चेहरे का तिरछापन हो, अचानक से हाथ पैर में कमज़ोरी हो, अचानक से बोलने या समझने में दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, तो ये स्ट्रोक के लक्षण है। और इसमें अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अंडरस्टूड। टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना इज़ द की, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिकॉग्नाइज करो सिम्टम्स को। Interesting. So this is insightful. Be fast, which is memorable also कि हाँ मुझे इसके सिम्टम्स ऐसे हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? उम्मीद जैसा रहती मैंने है। आपको बताया कि ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से है, तो आपके घर में पाइप ब्लॉक होता है तो क्या करते हो? या तो डिटर्जेंट डाल के उसको साफ़ करते हो या उसको मैकेनिकली खोलोगे। तो हम ब्रेन के साथ भी वही कर सकते हैं। अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, जम गया है, खून गाढ़ा हो गया है, नस ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए आप खून पतला करने के कुछ इंजेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस होते हैं जो पहले 4.5 घंटे के अंदर दिए जा सकते हैं, वो दे सकते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी खून की नस बंद है तो ये इंजेक्शन उतने कारगर नहीं साबित होते। उस केस में हम टांग के रास्ते या हाथ के रास्ते एक छोटी सी निडल डालते हैं और उसके थ्रू छोटे छोटे पाइप्स ले जाके ब्रेन में और इस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो जो इंजेक्शन है जिसको हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं वो 4.5 घंटे तक किया जा सकता है। और जो ये सर्जरी जो मैंने आपको बताई जिसमें कुछ चीर फाड़ नहीं होता, ब्रेन से क्लॉट निकालते हैं, ये करीब 24 घंटे तक की जा सकती है। तो जब आपके पास कोई आ जाएगा तो आप संभाल लोगे। वी ट्रस्ट यू ऑन दैट। लोग जानना चाहेंगे कि अगर सपोज ऐसा कुछ हो किसी को, घर में हो, वो उस टाइम पे क्या करें। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि हाँ ये कर लो घर पे उस इमीडिएट टाइम पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी इवन हार्ट अटैक के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। इवन इफ समबडी हैज़ अ हार्ट अटैक एट होम, कुछ आप कर नहीं सकते, मतलब ऐसा कुछ सब्सटेंशियल नहीं कर सकते। ब्रेन अटैक भी जब लकवा भी होता है उसमें भी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाओ। क्योंकि ब्रेन में कई बारी 85% केस में तो ब्रेन में क्लॉटिंग से होता है स्ट्रोक, लेकिन 15% में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि कोई आपने दवाई खा ली या कुछ खा लिया। मोर ओवर जब आप कोई पेशेंट का होश अच्छा नहीं है, उसको दिक्कत है और आप उसको कुछ दवाई दे रहे हो तो उससे उसके लंग्स में जाने के बहुत हाई रिस्क होते हैं। तो वो डैमेज हो सकता है, उसके निमोनिया हो सकता है, उसकी वजह से उसको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको सिम्टम्स पता चलें, जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उसके पास जाओ। और ऊपर ले आते हैं सर। आई कैन सी समथिंग विच यू गॉट अलॉन्ग विद यू। ये कौन है सर? ये स्पाइन है। ये हमारी स्पाइन है। कहते हैं कि कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लेकिन आजकल का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि कमर झुकी रहती है और ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं। तो जिसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है हम जब बैठते हैं, काम करते हैं? जो ह्यूमन स्पाइन बना है दैट इज़ नॉट मेड टू सिट, वो बैठने के लिए नहीं बना है। ह्यूमन स्पाइन जो बना है वो खड़े होने के लिए बना है। ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? रेप्टाइल, देन मैमल्स आए, फिर हम ओरिजिन हुए। तो वो लोग 4 पैरों पे चलते हैं ऐसे, और स्पाइन इस तरीके का है। ये स्पाइन है आपका, स्ट्रेट है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दिया, हम ऐसे हो गए। अब हमारा स्पाइन जो है ना वो बैठने के लिए नहीं बना है। जब भी आप बैठते हो तो स्पाइन के जो फोर्सेस होते हैं, जो स्पाइन में मल्टीपल जॉइंट्स हैं। अब स्पाइन में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बोन है, ये एक बोन है,
दो बोन के बीच में डिस्क है जिसको हम, ओह ये है डिस्क। ये डिस्क होता है, एक सॉफ्ट चीज़ तो दोनों बोनों के बीच में रहती है, दो हड्डियों के बीच में रहती है, और ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं ये पीछे की तरफ इन जॉइंट्स के थ्रू आपस में। सो एक के ऊपर एक ऐसी हड्डियाँ हैं, दो हड्डियों के बीच में डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको बोलते हैं, और ये आपस में मल्टीपल जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं, और जॉइंट्स मूवेबल हैं, जैसे आपके घुटने का जॉइंट, हाथ का जॉइंट। और ये जो पीली पीली आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये नर्व्स हैं जो ब्रेन से ट्रैवल करती हैं, स्पाइन के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में आती हैं। क्या बनाया मतलब भगवान ने। ये जो रेड चीज़ है जो मैं इधर से आपको दिखाऊंगा, ये है ब्लड वेसल्स, खून की नसें जो स्पाइन में खून सप्लाई कर। सो जो ये स्पाइन है हमारा, जब भी आप इसमें बैठते हैं तो इसकी लोड जो होता है, अब आप समझें, आप चाहे वो आदमी 100 किलो का है, चाहे 200 किलो का है, चाहे 50 किलो का है, स्पाइन ऐसा ही होता है सबका लगभग। आप उस पर जितना लोड डालते जाओगे उतना उसका वियर एंड टियर ज़्यादा होता जाएगा। जब भी आप बैठते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े हो तो आपके स्पाइन पे 1 किलो वेट पड़ रहा है, अगर आप बैठते हो तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाता है आपका वेट बढ़ता जाता है, वो 1 से 1.5 होगा, 2 होगा, जैसे जैसे आप आगे की तरफ झुकते जा रहे हो आपका वेट, मेरे स्पाइन का अगर ये 1 किलो है तो ये कम होके मेरे गर्दन पे अभी 1.5 किलो वज़न हो गया, और झुका 2 किलो हो गया, क्योंकि स्पाइन की जो डायनामिक्स हैं, जो एक के ऊपर एक ऐसे बोन्स हैं, अब इन पे जोर ऐसे पड़ रहा है, जो लोड है वो प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, स्पाइन की जो डायनेमिक्स है वो ख़राब हो गई। सो स्पाइन में बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा देर तक बैठे ना, अगर आप अपनी स्पाइन हेल्थ के बारे में भी बात करें कि बैठे ना, अपने आप को एजाइल रखें, एक्टिव रखें, मोबाइल रखें, एक जगह ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें। जितना आप एक्टिव रखोगे अपने स्पाइन को उतना ही ये चलता रहेगा। स्पाइन में कर्व क्यों होता है? स्पाइन में कर्व बिकॉज हमारा ये गर्दन का एक कर्व है और एक लंबर कर्व है, ये हमारे बॉडी को अगेन जो हमारे डायनेमिक्स हैं, जो लोड ट्रांसफ़र है उसके लिए बनाया गया है। तो ये 2 जगह मेन कर्व होता है, एक सर्वाइकल होता है और एक लंबर एरिया में होता है। ये बीच का एरिया को हम थोरेसिक बोल देते हैं, चेस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पे कर्व नहीं होता, कर्व यहाँ है और यहाँ आपके पीछे पीठ पे है। और ये दोनों कर्व लोड शेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो यूट्रस आता है तो आप देते हैं ऐसे चलने लग जाता है, क्योंकि स्पाइन का लोड ट्रांसमिशन चेंज हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ डायनेमिक्स। आप जितना इसकी जो डायनेमिक्स हैं, जो बोन्स की जो डायनेमिक्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा बैठते हो आपकी टेल बोन पे ज़ोर पड़ता है, आपके जॉइंट्स पे ज़ोर पड़ता है, और धीरे धीरे ये वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। सबसे कॉमन चीज़ जो आजकल दिख रहा है ना कि डिस्क हो गई है, हमें डिस्क हो गई है, हमारे टांग में अचानक से पैर सो जा रहा है, झंझनाहट हो रही है, पेन हो रहा है। इसमें होता क्या है कि जो ये एक के ऊपर एक बोन है, इसके बीच में जो डिस्क है ये पीछे खिसक जाते हैं। ओके जब ये पीछे जाएगी तो पीछे से क्या जा रहा है, ये नर्व, और ये इस नर्व को टच करेगी, और ये नर्व आपके वहाँ से ट्रैवल करके आपके पैर में आ रही है, और फिर आपके पूरे पैर में दर्द हो। जैसे ही आप झुकते हो, जैसे ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, आप यूँ झुके, हड्डी गद्दी पीछे की तरफ गई, एंड यहाँ पे नर्व है, ये नर्व आपके पूरा पेन करे। जो पेन होता है जहाँ पे हिप से शुरू होता है और पैरों तक जाता है, उसको शयाटिका कॉमनली बोलते हैं। तो शयाटिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नर्व यहाँ से सेंसेशन यहाँ लेके आ रही है, उस नर्व का नाम होता है शयाटिक नर्व। तो जो शयाटिक नर्व के एरिया में पेन हो रहा है उसको बोलते हैं शयाटिका। तो शयाटिका का जो मोस्ट कॉमन कारण है ये डिस्क है। ये डिस्क खिसकी, ये पीछे गई, इसने नर्व को प्रेस किया और आपको पेन हुआ। क्योंकि शयाटिक नर्व इन 3-4 जो पतली पतली आपको नसें दिख रही हैं ना, पीली पीली, इनसे मिलके बनती है। और जैसे ये एक एग्जांपल इसमें अच्छा सा बना हुआ है कि ये डिस्क है जो नॉर्मल निकली नहीं है, यहाँ पे आपको रेड कलर की एक डिस्क दिख रही होगी, ये रेड कलर की डिस्क है जो ये आगे निकल गई है, ये इस नर्व को टच कर रही है। सो स्पाइन इज़ ऑल अबाउट डायनामिक्स। अगर हम स्पाइन का हेल्थ अपना चाहते हैं, यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड देर आर मसल्स इन्वॉल्व। तो बोन्स तो सबकी ऐसी हैं, लेकिन अगर आपकी मसल वीक है तो आपका सारा जोर आपकी हड्डी पे आता है, और जब हड्डी पे आएगा तो जॉइंट्स जल्दी घिसेंगे। उसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़। जैसे अर्ली है, जैसे आप गाड़ी है ना, गाड़ी तो सबकी सेम है, आपने टायर भी अच्छा लगवा लिया, लेकिन आप खड्डे में चला रहे हो, सही से गाड़ी नहीं चला रहे हो, ब्रेकर्स हों चाहे लूप होल्स हों, उनमें रोक नहीं रहे हो, तो गाड़ी क्या होगा, जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही स्पाइन होता है तो सबका एक जैसा, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो जल्दी घिस जाएगा। जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो
क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक हो सकता है? तो स्पॉन्डाइलाइटिस का मतलब क्या हो गया कि जो सर्वाइकल स्पाइन के जो हमारे बोन्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, लंबोसेक्रल स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलाइटिस का मतलब हो गया तो जो ये दो हड्डियां हैं जिनके आपस का जोड़ है, ये आपस में घिसने लग गए। आपने नी का सुना है, नी में आर्थराइटिस हो गया है, हाँ जी, घुटना हाँ जी। बदलना है। पटेला। पटेला नहीं, नी के दो जॉइंट्स हैं ना, जैसे एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है घुटने की, इसके ऊपर कार्टिलेज चढ़ा होता है कवर, और ये नी का जॉइंट है। धीरे धीरे कार्टिलेज घिस जाता है, हड्डी आपस में जुड़ जाती है। ऐसे ही स्पाइन में होता है, एक के ऊपर एक हड्डी है, ये आपस में ऐसे जॉइंट से लगी हुई है, तो आप इसको वियर एंड टियर होता है तो धीरे धीरे ये घिस जाते हैं तो यहाँ पे पेन होने लग जाता है, क्योंकि जब आपका लोड पड़ेगा, अब इनमें लोड सहन करने की ताकत है नहीं, तो आपको यहाँ पेन होने लग जाएगा। इसी को स्पॉन्डाइलिसिस बोल देते हैं। ये ना घिसे तो क्या कर सकता है इंसान अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज? हाइड्रेशन, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा रखना, मोबाइल रहना अपने आप को। एक्सरसाइज, मोबाइल रहने का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, मोबाइल रहने का मतलब है आप बैठे हो, थोड़ी देर के लिए उठ लिए, स्ट्रेच कर लिया, हर 5-10 मिनट बाद फिर बैठ जाओ अपने चेयर के अराउंड, अपने टेबल के अराउंड, जो आपका सिटिंग एरिया, जैसे आप MNC में काम कर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, खड़े हो, एक चक्कर ऐसे लगाया, वापस आके बैठ जाओ, इतना ही करना है। लैपटॉप है, लैपटॉप को अपने नेक के लेवल पे रखो ऐसे, जिससे कि आपकी गर्दन ना झुके, बिकॉज ऐसे आपके स्पाइन पे 1 किलो वेट पड़ रहा है, ऐसे करने से 1.5 किलो, ऐसे करने से 2 किलो। एंड आजकल तो बस लोग फ़ोन में ऐसे लगे फ़ोन रहते हैं। चलाते रहते हैं, बिल्कुल यही सब रीज़न है। एंड जो ज़्यादातर पेशेंट, एंड देन जिम बहुत कॉमन रीज़न है। आप जिम गए, आप पहले दिन ही आपने बहुत सारा वेट उठा लिया, आप आपके मसल्स जो हैं वो ट्रेंड ही नहीं है उस लोड को सहन करने के लिए, और सारा लोड तो स्पाइन पे ही पड़ रहा है। तो ग्रेजुअल ट्रेनिंग करें, एकदम ऐसा नहीं कि पहले दिन गए और वज़न उठा लिया सारा, फिर डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, पेन होने लग जाता है, और फिर कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो किसी को अगर चैलेंज हो, एक डिस्क का अगर कोई चैलेंज हो, तो ठीक कैसे होता है? 90% मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी। सो फिजियोथेरेपी में आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना जो लोड शेडिंग मैंने आपको बताई वो प्रॉपर करना है, ज़्यादा झुकना नहीं है, भारी वज़न नहीं उठाना है, क्रॉस लेग जिसको आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं उसको अवॉइड करना है, चौकड़ी नहीं मारनी है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा लोड पड़ता है आपके डिस्क पे। तो ये सब काम करना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, कुछ मेडिसिन हम देते हैं जो टेम्परेरीली पेन रिलीफ कर देती हैं, एंड मोस्टली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी मोस्टली पेशेंट्स, 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जो 5-10% बाकी पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो गई हो, उन केस में फिर सर्जरी की जरूरत। मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले 5 मिनट में आप और मैं सीधे बैठे हुए वरना हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे, क्या चाहिए कैसे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। बट हाँ, इट इज़ गुड कि वी शुड बी माइंडफुल टू सिट स्ट्रेट एंड डोंट सिट फॉर ए लॉन्ग टाइम, sit straight and don't sit for a long time, and do stretch, do walk, do a bit of exercise and stretching in between when you sit for long duration. For example, in an 8-hour job you should stand every, like 4 times in an hour at least, every 15 minutes you should at least stand up. Not only for spine, as I said, कि आपको लाइफ स्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बैठे रहते हो तो आपका बीपी, शुगर, बाकी मेटाबॉलिज्म भी बहुत अफेक्टेड होता है। द टर्म इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है? सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ब्रेन के, मैंने आपको बताया, अलग अलग पार्ट हैं, उनका अलग अलग काम है। अब ब्रेन का जो एक पार्ट है, माना किसी का पार्ट का काम है देखना, किसी का है सुनना, किसी का है हाथ पैर चलाना, अगर वो ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया, ये डेड हो गया, तो ब्रेन का वो हिस्सा जिसका काम ये नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए हाथ चलाने का काम है ब्रेन के एक एरिया का, और वो डैमेज हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्रेन, ये सर्किट ख़त्म हो गया, तो ब्रेन क्या होगा, नया सर्किट बनाएगा, और उन आसपास वाले एरियाज़ को जिनका नॉर्मली ये काम नहीं है उनको भी स्टिमुलेट करने लग जाएगा, और धीरे धीरे ये हाथ का काम आपका जो डेड एरिया हो गया उसके आसपास का ब्रेन का टिश्यू करने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि ब्रेन जो काम, किसका जो काम नहीं है वो भी वो काम करने लग गया, वी कॉल इट न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप ट्रेनिंग करो, फिजियोथेरेपी करो, उससे ही आपको ब्रेन में सिग्नल्स मिलेंगे, एंड देन पॉजिटिव सिग्नल्स कीप ऑन पुशिंग देमसेल्व्स अप एंड अप। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा मेंटली वीक है, तो वहाँ पे वर्क करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? बिल्कुल। कैसे वर्क करता थेरेपी, साइकोलॉजी, काउंसलिंग,
बिहेवियर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो माना कोई मेंटली वीक है, माना उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, सो व्हाट विल यू डू? तो मान के चलो कि उसका कोई, आपने बोला लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप मैथ्स में वीक हो, तो आपका राइट साइड वाला ब्रेन ज़रूरी है। तो बट ऐसा नहीं है कि राइट साइड वाला ब्रेन कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता और लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन है उसका एक पार्ट ही कर सकता है। अगर आप बार बार ट्रेनिंग करते हो, बार बार मेहनत करते हो, उसी चीज़ पे काम करते हो, तो आपका ब्रेन के लेफ़्ट साइड का वो एरिया जो कैलकुलेशन करता है उसका एरिया बढ़ जाएगा और राइट साइड भी काम करने लग जाएगा। बट ये ट्रेनिंग पे होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो मेरी वाइफ को राइटर्स क्रैम्प था। सो राइटर्स क्रैम्प इज़ ए डिस्टोनिया। राइटर्स क्रैम्प। राइटर्स क्रैम्प, राइटर इज़ राइटर एंड क्रैम्प इज़ क्रैम्प। सो राइटर्स क्रैम्प इज़ ए मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें आप जब लिखते हो तो धीरे धीरे आपके हाथ की मसल्स जो हैं टाइट हो जाते हैं, पेन ऐसे टाइट होता जाता है एंड देन यू आर नॉट एबल टू राइट आफ्टर ए टाइम एंड यू हैव सीवियर पेन। सो माय वाइफ, उसको राइटर्स क्रैम्प था, वो लिख नहीं पाती थी और ये हुआ उसको एग्ज़ाम के पहले जब वो MBBS कर रही थी, MD कर रही थी उस टाइम में। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब वो कर रही थी पढ़ाई तो उस टाइम पे राइटर्स क्रैम्प नाम की बीमारी, वो लिख नहीं पाती थी। अब लिख नहीं पाती थी तो एग्ज़ाम कैसे दे? एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएगी तो फेल हो जाएगी। बट उसके टाइम में राइटर्स क्रैम्प जो है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हमारी लिस्टेड हैं जिसमें आपको राइटर मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा या एक्स्ट्रा पर्सन मिल जाएगा, लेकिन राइटर्स क्रैम्प तो इंडियन गवर्नमेंट की लिस्ट में ही नहीं था। सो देन शी केप्ट ऑन राइटिंग मेल्स एंड मेल्स, शी रिक्वेस्टेड हर वाइस चांसलर, बाकी लोगों से मिली, कोई नहीं माना, किसी ने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी नहीं माने, उसके लिए। तो उसने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया उस टाइम पे, तो शी वॉज यंग बडिंग डॉक्टर, तो लोगों ने कहा कि आप लेफ़्ट से लिखना शुरू कर दो। सो शी लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एट द एज ऑफ 25। शी नेवर रोट बिफोर बट शी लर्न राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इन द मीन टाइम वो मेल लिखती रही, तो किसी ने मेल पढ़ा तो फाइनली उसको लिखने को एक्स्ट्रा टाइम मिला and she was able to write, but she learned writing from the left hand. So उसके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी था, so that is why she was able to write from the left hand as well. Now she can write from both, but she never wrote from the left hand. Initially it was very difficult, बहुत मुश्किल था, but उसने लिखा। Wonderful, so inspiring. इंस्पायरिंग तो मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी, ऐसे ही लाइट करने के लिए मूड। आपको पता है मैं स्कूल ही नहीं गया 8th क्लास के बाद। आपने पढ़ाई कैसे करी फिर? घर पे, स्कूल बिना। ये बताओ ना आप क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हम लोग जहाँ यूपी में रहते थे पहले, आई बिलोंग टू पलवल, बट मेरे पेरेंट्स यूपी में रहते थे। सो वहाँ छोटा शहर था, कस्बा था, एक ही स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, नगर पालिका विद्यालय था। सो वहाँ पे टीचर्स स्पेरिंगली, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में होता है, दैट टू यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स में। अभी तो हालत काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, ट्यूशन्स का कल्चर था। सो 8th तक मैं पढ़ा CBSE बोर्ड में, विद इन डिफरेंट NCERT बोर्ड, नॉर्मल स्कूल। देन आफ्टरवर्ड्स स्कूल नहीं था कोई। सो अब मुझे जाना तो यूपी बोर्ड वाले स्कूल में था, वहाँ पे टीचर ही नहीं, कम आते थे। एंड तो क्या करते थे कि आप जाते हो, क्लास में कुछ नहीं होता, अपना ट्यूशन्स पढ़ने चले जाते हो, जो टीचर्स होते हैं उनसे ट्यूशन पढ़ ली, बाकी आप घर पे आके पढ़ो जो पढ़ना है। एंड देन आप मोस्टली आप स्कूल में ऐसे जा रहे हो, एडमिशन लेने गए, बीच में एक आध बार चले गए, एंड देन एग्ज़ाम देने जाओ, और हर साल ऐसे ही चल रहा है। सो 9th 10th 11th 12th आई स्टडीड माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ट्यूशन्स एंड ऑल, बट आई डिड नॉट हैव ए फॉर्मल स्कूलिंग। यू वर राइट कि जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं या फिर स्कूल नहीं जाते हैं, वो अच्छा करते हैं लाइफ में। एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सो क्लियर। आई मीन, नॉट जस्ट मी, द वे यू सिंप्लीफाइड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड ऑफ दिस पॉडकास्ट वाज ब्रिलियंट। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप इतनी आसानी से समझा पाते हो, विच इज़, आई डोंट नो कहाँ से आता है, बट इट कम्स। बट आई हैड, यू वोंट बिलीव, वहाँ पे 4 घंटे दिन में लाइट आती थी, 4 घंटे रात को इलेक्ट्रिसिटी। सो मॉर्निंग में आती थी आई गेस फ्रॉम 11 till 1 or 2, और रात को आती थी 11-12 बजे से 3-4 बजे तक। सो व्हेन वी स्लेप्ट वी नेवर सॉ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन वी वोक अप वी नेवर सॉ इलेक्ट्रिसिटी। सो मतलब पेट्रोमैक्स पे पढ़ना, लालटेन में पढ़ना, चांद की रोशनी में पढ़ना, दिए पे पढ़ना, फिर बाद में इन्वर्टर वाली छोटी लाइट आई थी जिसमें फ्यूज़ ट्यूबलाइट जलती थी, मुझे पता नहीं आपको यहाँ, तो
तो वो छोटी बैटरी आती थी, उससे फ्यूज ट्यूबलाइट जलती थी, तो वो जला के पढ़ते थे. देन केप्ट ऑन रीडिंग एंड फिर बिकॉज अगेन द गुड थिंग और द बैड थिंग अबाउट being from an Indian middle class person where you don't have somebody who can support you is that there is no second option. There is no second path. There is only one option, one path. मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो यहीं रह जाओगे. And that also gives you a lot of clarity also, and that tells you the focus that you have to have. And but just not the manifestation. तो यहाँ आता है manifestation कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे. बट मैनिफेस्टेशन ऑल्सो मीन्स कि आप उसके साथ मेहनत भी करो. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो वंस बोथ कंबाइन द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. एंड ऑब्वियसली लक हैज़ टू प्ले इट्स पार्ट्स. तो ऑब्वियसली आप लक तो आपके साथ आ जाता है मोस्टली इफ़ यू वर्क हार्ड. एंड देन यू हैव टू कीप ट्राइंग दिस एंड कीप रिपीटिंग दिस. मुझको लगता है मेरी वाइफ की स्टोरी भी ऐसी है. शी इज़ ए कश्मीरी पंडित, माई वाइफ, एंड her parents left Kashmir during this 90s, and उसकी भी एजुकेशन में बहुत सारे हैसल्स आए. देन शी हैड डिस्टोनिया एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद जब उसने न्यूरोलॉजी किया, जो राइटर्स क्रैम्प में वो इंजेक्शन लगवाने मुंबई गई थी, एक बहुत सीनियर मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट है, उनसे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आज वो खुद राइटर्स क्रैम्प में इंजेक्शन लगाती है. शी डिसाइडेड टू बिकम द मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट बिकॉज शी हैड राइटर्स क्रैम्प. And she wanted that someday I'll inject somebody who has writer's cramp. She took neurology, she chose movement disorder में fellowship किया. She is one of the few people in Delhi NCR who can now inject this for anybody who has writer's cramp. So that's a story in itself. People talk about, if you see वो मूवी बनी थी ना जिसमें चंदू नहीं, राजकुमार राव की म्यूज़िक थी, जिसमें वो अंधा होता है. इफ़ यू हैव सी श्रीकांत. सो शी इज़ लाइक लाइव श्रीकांत. उसने ब्लाइंड्स के लिए लॉज लिखवाए. मेरी वाइफ ने राइटर्स क्रैम्प को गवर्नमेंट के गजट में इन्वॉल्व कराया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर. नोबडी रिकॉग्नाइज ये बीमारी भी है. सो देर आर लाइव एग्जाम्पल्स. सो 12th फेल बोलते हैं. मैं स्कूल ही नहीं गया वहाँ, मैं गरीब नहीं था, मतलब एज एन काइंड ऑफ नॉट वेरी वेल टू डू बट एवरेज मिडिल क्लास फैमिली विद नो लग्जरीज बट अगेन नो डेफिशिएंसीज. बट वी हैव ट्राइड वेरी हार्ड. सेव्ड एवरी सिंगल पेनी की 5 रुपये रिक्शे के बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल पे चले जाओगे. मैं लाल किले से कोट लेके पहनता था 50 रुपये का ठेले से. गोलगप्पे मूवी देखने की बात. जब मैं MBBS कर रहा था, मेरे दोस्त काफ़ी अमीर थे, मैंने संतोष से किया था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद थे. यू वॉन्ट बिलीव, मैंने गोलगप्पे नहीं खा पाता था पैसे नहीं होने की वजह से. आज मैं साल में 200 दिन गोलगप्पों पे फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ, खाता हूँ मैं 200 दिन. मूवी देखने जाता था तो कभी नाचोस ऑर्डर नहीं करे, पॉपकॉर्न ऑर्डर नहीं करे. दोस्त खा रहे होते थे बगल में बैठ के, उनके भी नहीं खाता था कि उनको ये नहीं लगे हर बार मेरे से खा लेता है ना. आई जस्ट फॉर टू सेटिस्फाई दैट थिंग आई गो एंड ऑर्डर द बिगेस्ट पॉपकॉर्न, भले ही मैं उसमें से आधा फेंक के आ जाऊँ. तो मेरी वाइफ कहती है आप हर बार मूवी जाते हो, नाचोस मंगवा लोगे, पॉपकॉर्न मंगवा लोगे, खाते तो हो नहीं आप. तो फिर मैंने उसको एक दिन बताया कि मुझे उस समय बड़ा गुस्सा आता था, आज से 10-15 साल पहले, कि खा नहीं पा रहा यार, पैसे नहीं है, मतलब. एंड लोग होते थे घूम रहे हैं सब, तो नहीं यार उसको चेंज तो करना है, ये ऐसे तो नहीं रह सकता. फिर जब किया तो अब मैं करता हूँ, मतलब आई डोंट आई ओवर स्पेंड बट यस, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर रियल लाइफ यू विल फाइंड अराउंड. इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट टेल देयर स्टोरीज टू, एंड यू नेवर गेट टू नो कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में. अब मुझे लगता है मेरा बेटा विल बी लाइक वेरी प्रिविलेज्ड, उसको सब कुछ मिलेगा. मेरे पेरेंट्स दे हैड दिस स्ट्रगल. वो पाकिस्तान से आए थे, उनके दादा यहाँ पे आए. मेरे दादाजी व्हेन ही वेंट टू माय होम टाउन ही हैड 12 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, 12 रुपीज़. एंड जो इस ट्रेन में गए थे, जो चप्पल पहन के गए थे, वो चप्पल किसी ने चुरा ली. तो जिस शहर में वो गए थे, जहाँ से हमने सब कुछ बनाया, उस शहर में वो बिना चप्पल के 12 रुपये लेके गए थे. सो ही वर्कड हिज वे हार्ड, एंड आई थिंक all our generations did, and I hope my son also does that. तो you kind of have that thing. तो stories बहुत सारी. So inspiring. And कहते हैं ना कि जो आपका spine है, it defines the character as well. The strength of your spine. You have a very, very strong spine. Thank you. And it's all because of what you've been through and the way you looked at it. वरना
कई बार people give up. People give up. That's something that you should never give up. Never give up. Thank you for doing this. इतने अच्छे से समझाने के लिए I was a student for you and you did a fabulous job as a teacher. Thank you so much. Thank you. It has been a pleasure.